Hello all, welcome back to my YouTube channel. This is CA Abhishek Subramanian here and you are very much welcome to my new lecture today which is on capital gains. ये है lecture number 6. इसके पहले 5 lectures have been completed for CA IPCC students who will be appearing in the next year either for January or September or the November attempt. एंड उनके लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल से मैंने पूरा इन डेप्थ कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन किया हुआ है पिछले 5 लेक्चर्स में, वेर इन आई हैव कवर्ड योर बेसिक कंसेप्ट्स, योर रेसिडेंशियल स्टेटस, योर सैलरीज, IHP एंड PGVP. नाउ वी कम टू द 6th पर्टिकुलर लेक्चर विच टॉक्स अबाउट यूनिट 4 दैट इज कैपिटल गेन्स. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो लेक्चर रहने वाला है कैपिटल गेन्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे ड्यू टू द फाइनेंस एक्ट नंबर जो लेटेस्ट लास्ट ईयर 2024 में जो फाइनेंस एक्ट आया था उसके वजह से योर 2 पर्टिकुलर बजट्स हैव बीन रिलीज और 2 पर्टिकुलर बजट्स रिलीज होने के वजह से देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू अमेंडमेंट्स इन द कैपिटल गेन सेक्शन. इसी के वजह से कैपिटल गेन्स में आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है. मोर एप्लीकेशन वाइज इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बट आपको याद रखना पड़ता है. दैट इज द मेन थिंग बिकॉज 2 बजट्स आर देयर एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द असेट्स एज वेल. तो इसके पहले हम तो दैट इज वाई वी नीड टू सी कैपिटल गेन्स एज अ मोर chapter which more in chapter big chapter which you have to keep in mind and very important from exam point of view because amendments उसमें बहुत सारे हैं. ठीक है, before we proceed, if you are new to my channel I would request you all to please like the videos. पहले के 5 लेक्चर्स देख के आना, तभी आपको ये पढ़े लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आने वाला है. सेकेंडली प्लीज शेयर ऑल दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि वो सब ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स ले सके और ये कंसोलिडेटेड जगह पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. तो डेफिनेटली इट्स अ बिग बेनिफिट फॉर यू. Thirdly, if you're new to my channel, please hit the subscribe button. It's completely free and it's no cost to you all except that you stand to gain with this particular lecture. Moving forward, we start with the unit number 4 which is called as capital gains. अब इसमें चालू करते हैं. सबसे पहले जो मार्क किया हुआ है ये पर्टिकुलर चीज़. अब यहाँ पर एक ICAI ने आपको एक प्रोफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स दिया है जहाँ पर बोला गया है कैपिटल गेन्स जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कैसे करना है. इन केस ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, अभी अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो जाता है उसका भी डेफिनेशन नीचे दिया गया है विच वी विल डेफिनेटली सी. व्हाट वी विल सी इन दिस एंटायर चैप्टर, जैसे हम पास्ट 5 लेक्चर्स में हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में जो भी हर एक इलस्ट्रेशंस बीच में दिए गए एवरीथिंग वी हैव कवर्ड अप टू डेट. और उसके साथ साथ जो भी इलस्ट्रेशंस के कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं. सिमिलर फ्लो में फॉर दिस ऑल्सो वील बी गोइंग वेर एंड वी विल बी टेकिंग ऑल द 13 इलस्ट्रेशंस एंटायरली इन द मॉड्यूल जो भी दिया हुआ है अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी जहाँ पर भी रिक्वायर्ड रहेगा. कैपिटल गेन के चैप्टर में मैंने खासकर ये चीज़ ध्यान में रखने की कोशिश की कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा दे पाऊँ रैदर देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली सिंपल, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट अमेंडमेंट्स के वजह से आपको कंफ्यूजन होने का ज़्यादा चांसेस है. तो वो मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है. नाउ प्रोफॉर्मा फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट दिया हुआ है. व्हाट इज कैपिटल असेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक प्रोफॉर्मा दिया है. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, जो भी आपका सेल कंसिडरेशन रहेगा या तो आपको मिल गया है या फिर मिलने वाला है. ठीक है, अक्रूइंग भी दिया है तो वो पहले आ जाएगा. उसके बाद एक्सपेंडिचर होली इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, जैसे ब्रोकरेज. मैंने घर बेचा तो मैंने घर बेचने के बाद मैंने ब्रोकर को कमीशन दिया तो ये पर्टिकुलर कमीशन कहाँ पे जाएगा बेटा, ये 100% आपको अलाउड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, नोट में बहुत ध्यान से देखना, STT पेड विल नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन. ये बहुत बड़ा चेंज किया उन्होंने. पहले STT वॉज अलाउड एज रिडक्शन सम ईयर्स बैक, अभी उन्होंने STT को निकाल दिया. दे आर नॉट अलाउइंग STT एज अ डिडक्शन. ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाता है. उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल दोगे. याद रखना यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं आएगा बिकॉज दिस इज शॉर्ट टर्म असेट्स में कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है किसी को भी. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर आपने ये पर्टिकुलर असेट में कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ फर्दर एनहांसमेंट्स किया तो वो भी आपको कॉस्ट में डिडक्शन मिल जाता है. वो दोनों रिड्यूस करने के बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है. अब ये पर्टिकुलर गेन में से हो सकता है आपने कुछ एग्जेम्पशंस एलिजिबल होंगे जैसे 54B में एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह के लिए या 54D में अगर आ जाते हो तो वो सब चीज़ों में आप एग्जेम्पशंस डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो. वो माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंस बचता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो टैक्स में चार्ज होता है. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, अभी मैं आपको बोलता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में 2 चीज़ें में बाइफरकेट किया है. क्यों? क्योंकि बजट जो आया था जुलाई में दैट हैज़ बाइफरकेटेड द टैक्सेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इन 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स. एक, अगर आपका ट्रांसफर दैट इज योर सेल कंसिडरेशन इफ इट टेक्स बिफोर 23/7/2024, मतलब
23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपका सेल हो रहा है, सेल, ठीक है। मैं से अभी एक्चुअली ट्रांसफर वर्ड जो नीचे सेक्शन में आएगा उसमें बहुत सारे डेफिनेशन दिए, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए एक सेल ले लेते हैं फॉर अ सिंप्लिसिटी पर्पस। तो अगर सेल आपका 23 जुलाई 2024 के पहले है, पहले बिफोर बोल दिया, बिफोर बेटा, अगर 23 जुलाई भी रहेगा तो भी वो बाद के इसमें जाएगा, बिफोर बोल दिया, बिफोर, तो वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें आप एक्सपेंडिचर जो होली इनकर्ड रहेगा वो आप बिल्कुल निकाल दो, नो प्रॉब्लम। आपका एसटीडी डिडक्शन नहीं मिलने वाला, भूल जाओ उसको, ठीक है। नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से सिंस इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डेफिनेटली आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल गया तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो आप, जो ये हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एलिवेट करते हैं टू मैच द इन्फ्लेशन लेवल्स ऑफ द करंट ईयर इन विच द असेट्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो आप माइनस कर दोगे। उसके बाद सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यही चीज इंप्रूवमेंट अगर आप आज की तारीख में करते हैं तो उसका क्या वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज की तारीख में करते हो क्या होता है, उसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन, सिंपल। ये माइनस करने के बाद, ये दोनों माइनस करने के बाद जो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जस्ट लाइक ऊपर वाला पार्ट, उसके साथ हम एग्जाम्पशंस देखते हैं जैसे 54 बी डी ई सी एफ, ये सब सेक्शंस में आप डिडक्शन ले सकते हो, नीचे इसको पूरा डिटेल में देखने वाले। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ गया। नेक्स्ट, अगर आपका ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, मतलब 23 जुलाई या उसके बाद अगर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर होली इंक्लूडेड, डिडक्शन ऑफ एसटीडी नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बिग 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 चेंज, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर बाद में हो रहा है तो आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट गया, ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट गया। ओनली वेरी सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज, सिलेक्टेड चीज़ों में इंडेक्सेशन दिया, जैसे लैंड और बिल्डिंग, नीचे हम देखेंगे उसको, बाकी सब में आपका इंडेक्सेशन को निकाल दिया है, ठीक है, दे हैव थ्रोन इट अवे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, एग्जेम्पशंस हैं, एंड देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आता है। एक्चुअली इफ यू स्पीक इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो निकालना, इट इज़ वेरी wrong because indexation is not something for the benefit of the assessee, it is for the benefit of indexation regarding to the cost of acquisition। मतलब कि यही चीज़ अगर आप मेरे को आज के सेल वैल्यू के ऊपर टैक्स कर रहे हो तो मेरे को कॉस्ट भी आज के हिसाब से बेनिफिट मिलना चाहिए, तब जाके प्रॉपर प्रॉफिट पता चलता है। आप मेरे को सेल वैल्यू आज की तारीख में बोल रहे हो लेकिन कॉस्ट आप मेरे को 20 साल पहले का दे रहे हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट टू मैच द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज ऑन अर्न टुडे, वो सही नहीं है। इसीलिए ये इंडेक्सेशन नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया और हमको एग्जाम में इसी के साथ जाना है, इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ, नो ऑप्शन। अब यहाँ पे दिया रेट 1118, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये सब चैप्टर चालू होने के पहले हो रहा है बेटा, तो ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ गया है सेक्शन 111A विच टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आप शेयर्स बेचते हो, जो आप सपोज शेयर्स बेचते हो, आप यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचते हो, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेचते हो, ठीक है, आप बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स वगैरह बेचते हो, ये सब अगर आप बेचते हो और अगर वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है तो उस पर क्या रेट आएगा, यहाँ पे आता है सेक्शन 111 में। इसके ऊपर भी नीचे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ ओनली, बट मैंने आपको उसे मार्क करके रखा है ये सब चीज़ें। इफ़ यू जस्ट सी ऑन अ ग्लांस, यहाँ पे बोला है बिफोर 23/7 रहेगा तो 15% है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट बढ़ा के कितना कर दिया उन्होंने, 20% कर दिया, वेरी वेरी गुड, ठीक है। देन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अदर शॉर्ट टर्म असेट्स, कैपिटल असेट्स वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल रेट, ठीक है। जो आपका स्लैब रेट आता है, आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन हो जाएगा। देन आपका रेट्स ऑफ 112A की बात किया, जहाँ पे बोल दिया कि पहले क्या था, 10% था ओवर एंड अबव 1 लाख, अभी उसको क्या कर दिया, फिर कर दिया था 10% ओवर एंड अबव 1,25,000, अब कर दिया 12.5% ओवर एंड अबव 1,25,000। सो इफ यू सी, अगर आपका ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई रहेगा तो फिर 10% ओवर एंड अबव 1,25,000। अगर आपका ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई तो फिर 12.5% ओवर एंड अबव 1,25,000, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ये सब जो भी इधर लिखा है ना, ये सब आपके सेक्शन में नीचे लिखा है, जो मैं एकदम इन डेप्थ में कवर करने वाला हूँ। मेन सेक्शन 112, सेक्शन 112 में बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस किया हुआ है। बेसिकली जो भी कैपिटल असेट, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, इट कम्स ओवर हियर। अब यहाँ पर आ जाते हो तो उसका एक ग्रुपिंग किया है, जैसे अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हुआ, मतलब मानो अनलिस्टेड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स हो गया, अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, और शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी हो गया, या फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हो गया अदर देन अ यूनिट और अ ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में आपके पास अदर देन ये वाले, अदर देन ऊपर वाले, अदर देन 112A वाले, इसलिए आप नीचे भी बोल दिए।
तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होता है तो आपके पास अदर देन 112A वाले में आएंगे, जैसे लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आ जाते तो उसको 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अभी अदर असेट्स जो है अदर देन 112A उसको कितना बोल दिया, 20% विद इंडेक्सेशन था। ये सब अभी मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, जब मैं इन डेप्थ में जाऊँगा नीचे तब आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। एंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23rd/7। तो देखो लैंड और बिल्डिंग, अब लैंड और बिल्डिंग का अक्वायर्ड बिफोर 23rd/7 रहेगा, तो उन्होंने बोल दिया 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। लेकिन अदर एसएससीज के लिए ओनली 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। ये सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के लिए रहेगा। अब लैंड और बिल्डिंग अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, देखो अगर आप 23 जुलाई के बाद लैंड और बिल्डिंग लेते हो और फिर बेचते हो उसको, तो सीधा 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। अदर असेट्स अदर देन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, तो यहाँ पे बोल दिया 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्वेलरी खरीदा, बेटा मैं ज्वेलरी खरीदा, गोल्ड बेचा, ठीक है, गोल्ड अब मैंने समझो सितंबर 2024 में खरीदा और अक्टूबर में बेच दिया, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे अभी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, या समझो मैंने बहुत पहले, अभी समझो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, जिसमें सितंबर 24 में खरीद के मैं 5 साल बाद बेच देता हूँ, तो कहाँ पे आएगा वो 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, फ्लैट विदाउट इंडेक्सेशन। जो भी कॉस्ट रहेगा सितंबर में खरीदा हुआ वो अमाउंट, और जो 5 साल बाद बेचूंगा उसका सेल प्राइस माइनस करके उस पर 12.5% खत्म, ठीक है। आर यू क्लियर? तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। आई विल टॉक इन डेप्थ ऑन दीज थिंग्स व्हेन वी गेट टू द सेक्शन। अभी सिर्फ आपको एक झलक दिखा रहा हूँ इसका, क्योंकि लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था, ये सभी है। दे हैव कैटेगराइज्ड लॉट ऑफ असेट्स इनटू 23rd/7 के पहले, 23rd/7 के बाद, रेट्स चेंज किया है, इंडेक्सेशन कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया है। अब देखो अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ रहेगा तो उसका जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा, वो क्या मिल जाएगा, उसको बैलेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ और मेरे को समझो 3 लाख तक का न्यू रेजिम में मिलता है डिडक्शन, है कि नहीं, बोलो 3 लाख तक का मेरे को स्टैंडर्ड बेसिक एग्जम्पशन है, बराबर। अभी समझो मेरे पास अदर इनकम इज 2.5 लाख, ठीक है, तो मेरे पास 50,000 बच जाता है। अब मेरे पास ये जो LTCG है 112 या 112A या 111A का, वो आता है समझो मेरे को 40,000 आता है, तो मेरा 50,000 में से 40,000 मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, एंड बैलेंस 10,000 मेरे पास अभी भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को ये डिडक्शन अलाउ किया है। यहाँ पर ये वाले एंगल में जो लिखा है ये मैं आपको नीचे आके समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या, बड़ा सिंपल है। लेकिन अभी सिंस वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट राइट नाउ। नीचे दिया है सेक्शन में, छोटे छोटे चीज़ें आपको बता दो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलता, क्योंकि ये स्पेशल इनकम है आपका। स्पेशल इनकम मतलब इस पर फिक्स्ड टैक्स रेट आता ही है, ये आपके स्लैब में नहीं जाता है। जो भी इनकम आपके स्लैब में नहीं जाता बेटा, वो स्पेशल रेट होता है, स्पेशल रेट इनकम होता है। स्पेशल रेट इनकम के अगेंस्ट कभी भी डिडक्शन अलाउड नहीं होते, ठीक है। रीबेट 87A का नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 112A, 112 और 111A में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रीबेट जो आपका 87A में मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलता है, जैसे आप 7 लाख तक नो टैक्स था, तो वो पर्टिकुलर बेनिफिट आपको कहाँ पे नहीं मिलता है, वो पर्टिकुलर बेनिफिट आपको 112A सेक्शन में नहीं मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। In case the assessee pays tax under default tax regime, enhanced surcharge of 25% would not be levied। ये तो हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। अगर आप न्यू रेजिम में आते हो, तो क्या, या ओल्ड रेजिम में रहते हो, तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना एप्लीकेबल है बेटा, ये शेयर्स ट्रांजैक्शंस पे 112, 11 और 111A पे, STCG अंडर 111A एंड टैक्सेबल अंडर 112 एंड 112A, ये तीनों सेक्शंस में मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा, बोलो 15%, ठीक है। मैक्सिमम 15%, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में मेरा जो लिया है प्लीज़ जाके देखना, उसमें मैंने सरचार्ज का पूरा भाषण दिया है, उसमें पूरा इन डेप्थ नॉलेज है सरचार्ज का। आपको एक तरह का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सरचार्ज पे पूरा मैंने बात किया, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, ये सब पे मैंने बात किया पीछे, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड व्यू दैट पर्टिकुलर वीडियो, इट्स द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। चैप्टर 1 का वीडियो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। सो आप मेरा प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको उधर कंटिन्यूसली A to Z दिख जाएगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लोकेट योर वीडियोस वेरी इजीली। वही इंटेंशन से मैंने डाला ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आपके सामने सब कुछ आ जाए, ठीक है। मूविंग ऑन, पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन 242A दिस टॉक्स अबाउट अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी 242 एंड 229A है, 2 सेक्शन है। तो यहाँ पे अभी बोल दिया था पहले, देखो इन केस अ ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23/7 एंड आफ्टर 23/7। अब यहाँ पे ये देखते हैं ज़रा
अगर आपका सिक्योरिटी बिफोर, ये तो आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा अभी, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोनों ही याद रखना, याद रखने का कंसेप्ट ज़्यादा है यहाँ पे, एप्लीकेशन या ईज बहुत कम है, इट्स वेरी सिंपल, बट आपको याद बहुत रखना पड़ रहा है। अभी जैसे अगर कोई सिक्योरिटी है अदर देन अ यूनिट, क्यों, क्योंकि यूनिट नीचे दिए, ठीक है, सेकेंड लाइन में ये यहाँ पे दिए, इसलिए उधर से सिक्योरिटी निकालिए, मतलब शेयर से, तो शेयर्स लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अपना रिलायंस, अपना टाटा, ये सब लिस्टेड शेयर्स हो गया, या तो फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या तो फिर ZCB रहेगा। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म कब माने जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, एंड मोर देन 12 मंथ्स होएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगा। अब कोई अनलिस्टेड शेयर्स है, लैंड और बिल्डिंग बोथ रहेगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो वहाँ पे होल्डिंग पीरियड है 24 मंथ्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है लेस देन इक्वल 24 मंथ्स एंड लॉन्ग टर्म है मोर देन 24 मंथ्स। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट को छोड़ दो, तो इसके लिस्टेड शेयर्स है, यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स है, एंड अदर कैपिटल असेट, तो ये ग्रुपिंग किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अदर कैपिटल असेट में आपको 36 मंथ्स या उसके नीचे रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, एंड 36 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बराबर। अब यही चीज़ अगर ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ठीक है, तो दो ही ग्रुपिंग बनाए हैं। देखो पहला वाला देखो, सिक्योरिटी लिस्टेड एंड रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो यहाँ पे पहला वाला, ये वाला लाइन को ही उठा के डाल दिया इधर, फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वही चीज़ डाल दी है, फिर जीरो कूपन बॉन्ड ये डाले, तो बेसिकली जो पहला बॉक्स है ना, ये पहला बॉक्स उठा के इधर वैसे ही डाल दिया। ये दोनों है जो लैंड और बिल्डिंग हो, अनलिस्टेड शेयर्स हो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स हो, जैसे यूनिट्स हो, अदर कैपिटल से, ये सब को निकाल के क्या डाल दिया है, एक ही डाल दिया बेटा, अदर कैपिटल असेट्स, खत्म। तो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है, ठीक है। तो इफ़ यू सी यहाँ पे 12, 24, 36 ये बहुत सारे बाइफर्केशंस थे, अनवांटेड था, इन्होंने चेकआउट कर दिया और बोल दिया क्लस्टर नहीं रहेगा, या तो ये खत्म, 12, 12 एंड 24, 24, दिस इज़ नॉट बैड, इट्स क्वाइट गुड। अब जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 50 AA भी है नीचे, जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग असेट्स वुड ऑलवेज बी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। भाड़ में गया आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर आप ये पर्टिकुलर असेट्स की बात करते हो ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहने वाले, जैसे यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, 1/4/2023 के बाद अगर आपने कोई भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उठाए तो वो अगर आप बेचोगे तो वो 100% कभी होएगा, शॉर्ट टर्म ही होने वाला है। क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। मार्केट लिंक डिवेंचर्स, व्हाट आर मार्केट लिंक डिवेंचर्स, बड़ा सिंपल चीज़ है, अगर जो भी डिवेंचर नॉर्मली क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग होता है, लेकिन मार्केट लिंक डिवेंचर्स कैसे होते हैं, वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स इनको ट्रैक करते हैं, और इनको ट्रैक करके भी ये आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ डिवेंचर्स जो मार्केट को ट्रैक करके आपको रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं मार्केट लिंक डिवेंचर्स। Then unlisted bonds and unlisted debentures which is transferred or redeemed or matures on or after 23/7/2024। तो 23 जुलाई 2024 के बाद कोई unlisted bond, कोई unlisted debenture which is transferred or redeemed or matures, अगर ये डेट के बाद हुआ तो उसका भाड़ में गया, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, वो क्या होएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ही होने वाला है। नाउ ये है आपका इंट्रोडक्शन के पहले वाला एस्पेक्ट, ठीक है। आप देख रहे हो मॉड्यूल कितना उन्होंने इन डेप्थ में बनाया है। मेनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट कि उनको ये सब चीज़ कभी पता नहीं रहता है, अमेंडमेंट्स, उनको क्या रहता है क्वेश्चंस एंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ के चले जाते हैं। दिस इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन फॉर टुडेज एकेडमिक परफॉर्मेंस की क्या आप सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन और पढ़ाई करके चले जाओ आपको काफ़ी हो जाता है, नहीं होता है ऐसा। आप देखो आपको कितना कुछ पढ़ने को मिलता है, कितना कुछ नॉलेज, कितना क्लैरिटी मिलता है आप ये मॉड्यूल्स पढ़ते हो। तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर स्ट्रीक ऑफ लेक्चर्स चालू किया जिसमें कोई भी स्टूडेंट अगर उससे नहीं हो रहा है ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन समझने को या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता है, तो आई वांट टू रीच आउट टू सच स्टूडेंट्स ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सके, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरी आशा है। And I really request everyone to please share this video to all the students, all your friends, all your family, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। सो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन करते हैं। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बड़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है। अभी इसमें हमको ट्रांसफर क्या है जानना है, कैपिटल असेट क्या है जानना है। Such capital gains will be deemed to be income of the previous year in which the transfer took place. In this charging section, two terms are important. One is what is capital asset and the other one is what is a transfer. Now, capital asset की बात करते हैं बेटा। Capital asset में यहाँ पे मेन जो है आपका मेन
ये एक चीज़ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 कैपिटल असेट मीन्स property of any kind held by an assessee whether or not connected with his business or profession। भाड़ में गया तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन, तुम जो भी करते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी मतलब जो इन्वेस्टमेंट टाइप्स है, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये आपके प्रॉपर्टीज आते हैं। करंट एसेट्स में आप जो होल्ड करते हो बेटा, वो आपका प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता, बिकॉज वो लेस देन 12 मंथ्स के होल्ड करते हो आप, ठीक है। तो करंट असेट्स में जैसे मेरे स्टॉक वगैरह, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह वैसा है। हाँ, तुमने करंट असेट्स में शेयर्स होल्ड किया है, जैसे तुम इन्वेस्टमेंट्स में अगर तुमने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स होल्ड किया है, डेफिनेटली वो आपका प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि इसका मेन ग्रुप इज इन्वेस्टमेंट्स, नॉट योर करंट असेट्स। देन एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू सेबी। तो फॉरेन FIIs जिसको बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो मेन रोल प्ले करते हैं आपके स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे जाने के लिए, तो उन्होंने भी जो यहाँ पे होल्ड करके रखा है, उसको भी हम क्या मानेंगे, कैपिटल असेट मानेंगे। यूलिप वाला जो पॉइंट है, ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया आपको यूलिप, ये देखो ये कहाँ पे, हाँ ये देखो, प्रोविजंस रिलेटेड एप्लीकेबल यूलिप आर नॉट मेड एप्लीकेबल एट IPCC लेवल, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यूलिप के अंदर पढ़ा नहीं रहा हूँ, अनवांटेडली आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो जानने की जरूरत है वही जान लो अभी के लिए, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आपका वेदर बिजनेस और प्रोफेशन यूज करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता, वो कैपिटल असेट माना जाएगा। FII जो यहाँ पे रखते हैं उसको हम कैपिटल असेट मानेंगे। देन अभी जैसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता स्टॉक इन ट्रेड, आप ही सोचो बेटा, आपने जो चीज़ को इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म एंगल से रखा ही नहीं है, क्या आप उसको कैपिटल असेट बोल सकते हो? कैपिटल असेट मतलब क्या, बुक्स में कैपिटलाइज होता है, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें कैपिटलाइज होती है। स्टॉक इन ट्रेड आपका करंट असेट्स होता है, और अगर आपका करंट असेट्स है तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए बोल दिया इट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं आता है यहाँ पे। अभी उसके बाद क्या बोल दिया, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल में देख लो, अ डीलर इन रियल एस्टेट होल्ड्स अ पीस ऑफ लैंड एज स्टॉक इन ट्रेड, बट द सेम विल बी कैपिटल असेट फॉर एन असेसी हु होल्ड्स इट एज एन इन्वेस्टमेंट। अभी अगर मैंने उसको इन्वेस्टमेंट समझ के पकड़ा है मेरे बुक्स में, मेरे बैलेंस शीट में, तो वो मेरे लिए कैपिटल असेट बन गया। लेकिन अगर वो कोई ट्रेडर, रियल एस्टेट बंदे के लिए जो उसको ट्रेड करता है लैंड को, तो उसके लिए तो स्टॉक हो गया, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा बेटा, वेरी सिंपल। पर्सनल इफेक्ट, सेकंड क्या बोलते हैं, पर्सनल, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। मैंने ये जो कपड़ा पहना है, ये कपड़ा, मेरे घर पे पीछे जो फर्नीचर है, वो हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। अब ये जो चीज़ रहेगा, ये तो एकदम पर्सनल मूवेबल हो गया। पर्सनल मूवेबल, जैसे मेरा पर्सनल गाड़ी, अगर मेरा पर्सनल गाड़ी मैं बेचता हूँ तो क्या उस पर कैपिटल गेन्स आता है? क्यों नहीं आएगा? वो क्यों, वो पर्सनल है एंड मूवेबल भी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कैपिटल गेन्स में। एक्सक्लूजन्स, अभी जैसा पर्सनल इफेक्ट से अगर कुछ एक्सक्लूड किया गया है, मतलब एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन है, मतलब वो ओरिजिनल इंक्लूजन में जाता है। मतलब ये जो नीचे आपको 6 चीज़ें दिख रही है, ये कैपिटल असेट है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, अपना मजनू भाई याद है ना, हाँ वही है मजनू भाई। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट रहेगा तो वो सब चीज़ें कैपिटल असेट बन जाएगा। आप उसको बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन्स आएगा। अभी डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी दिया है, यहाँ पे बोल दिया जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर प्रेशियस मेटल से बनता है, वैसी सारी चीज़ें ज्वेलरी में आ जाती है, ठीक है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेदर आर नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल और वर्क और स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल, ठीक है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब अगर समझो मैंने मेरे कपड़े में, ये वाले कपड़े में मैंने इधर डायमंड लगा के डायमंड बटन्स बनाया, तो अगर इसको बेचोगे तो यस डेफिनेटली वो आ जाएगा। इट इंक्लूड्स, ज्वेलरी इंक्लूड्स बिकॉज प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल और वर्क और स्यून इनटू एनी वेयरिंग अपैरल। तो अगर मैं भले ये कपड़े में भी डालता हूँ और फिर मैं ये बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, पूरा कपड़ा बेच देता हूँ, तो ये नहीं बोल सकते आप पर्सनल मूवेबल में एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्वेलरी का भी पार्ट है। तो डेफिनेटली दैट ज्वेलरी का जो सेल वैल्यू और वो सब रहेगा, वो आपको डेफिनेटली कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, देन आपको नीचे बोल दिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी असेसी के पास रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो पर्टिकुलर लैंड को बेचेगा तो कभी भी उनको कैपिटल गेन्स नहीं आने वाले हैं। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैसे समझेंगे? हो सकता है मैं बोरीवली में रहता हूँ या कांदिवली में रहता हूँ, मैं कांदिवली में रहता हूँ तो मेरे बाजू में एक लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो क्या वो बेचूंगा तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा मेरे को? नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो बेचोगे, लेकिन अगर वो रूरल हुआ, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हुआ तो नो टैक्स। अगर वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो गया तो 100% टैक्स है इस पर। ये कहाँ एग्जम्पशन लिखा है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के नो एग्जम्पशन बेटा।
देखो यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। मतलब अगर कोई म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का लोकेशन में अगर आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, और वो जो लोकेशन का एरिया का पॉपुलेशन है वो मोर देन 10,000 है, ठीक है, 10,000 या अबव है, तो इन दैट पर केस ये जो लैंड है ये क्या माना जाएगा, ये आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा और इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा दिया है, अकॉर्डिंगली द एग्रीकल्चरल लैंड प्रिस्क्राइब्ड इन ए एंड बी बिलो being land situated within the specified urban limits would fall in the definition of capital asset and transfer of such land would attract capital gain tax। या तो बोल दिया अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोन हियर अंडर, तो बोल दिया शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू इन आइटम ए, ये वाला। तो अगर म्युनिसिपैलिटी के लोकल लिमिट से, म्युनिसिपैलिटी के लोकल लिमिट से अगर 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई लैंड है मेरा विद इन लेस देन इक्वल 2 किलोमीटर्स, तो वो जो एरिया है जहां पर वो लैंड है वहां का पॉपुलेशन इफ इट्स मोर देन 10,000 देन इन दैट केस दैट लैंड विल बी अ कैपिटल एसेट फॉर मी। अगर वो लेस देन 10,000 हो गया तो वो पर्टिकुलर चीज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा, अगर वो लिमिट से नीचे होता है तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। यही बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के अंदर हम अगर देखें तो कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। अब वो सेंसस के डेटा के बेसिस पे 9,000 बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलता है इज द लैंड सिचुएटेड इन दिस एरिया अ कैपिटल एसेट, तो ये तो विद इन 1 किलोमीटर है एंड ये लेस देन 10,000 है बेटा, तो ये तो 100% ये कैपिटल एसेट नहीं होएगा, इसलिए बोल दिया नॉट अ कैपिटल एसेट, ओके। अभी सिमिलरली मैं आपको 2 to 6 के बीच में कुछ भी दिखाता हूँ। अभी जैसे ये देखो 5 किलोमीटर्स, अब 5 किलोमीटर्स का रेंज यहाँ पर आता है और उसका कितना होना चाहिए, 1 लाख तक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एरियली मेजर्ड आ रहा है लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी से 5 किलोमीटर्स की दूरी पे मेरा एक लैंड है और वो जहाँ पर वो लैंड है वहाँ का एरिया है, वहाँ के पॉपुलेशन है 12 लाख। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो क्या हो जाता है, मेरा कैपिटल एसेट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे 12 लाख होता है। तो जैसे ही वो 12 लाख 1 लाख से ज़्यादा हो गया, वो पर्टिकुलर लैंड जो वहाँ पे सिचुएटेड है वो मेरा कैपिटल एसेट माना जाएगा एंड उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा आपको, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ ध्यान में रखना। अभी इसको और एक चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो 7 किलोमीटर्स वाला, देखो 7 किलोमीटर्स है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट में, ओके, ये वाले ब्रैकेट में 7 किलोमीटर्स। अब 7 किलोमीटर से तो मेरे को मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए था ताकि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, इट शुड हैव बीन 9,99,999 पीपल, ठीक है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर 10 लाख भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे कितना है, 4 लाख है, तो 4 लाख इज लेस देन 10 लाख and it is within this range, so definitely it's a rural agricultural land. And if it is a rural agricultural land, will it be a capital asset? No, it will not be a capital asset. I hope I am very clear. अभी 8 किलोमीटर्स तक ही दिया है, अभी उसके आगे क्या होगा, उसके आगे बोल दिया बेटा 8 किलोमीटर से आगे जो भी लैंड रहेगा भाड़ में गया, पॉपुलेशन सब कुछ नॉट अ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो 9 किलोमीटर्स में कितना भी पॉपुलेशन रहने दो या 10 किलोमीटर 15 20 जो भी डालो, इट विल नॉट बी अ capital asset, it will be termed as a rural agricultural land and it will be exempt. That is rural agricultural land in India, that is agricultural land in India which is not situated in any specified area is going to be exempted from the definition of capital asset. यही चीज नीचे बोल दिया, एक्सप्लेनेशन डाल के बोल दिया है। In other words, the capital gains arising from transfer of such urban agricultural land would not be treated as agricultural income for the purpose of exemption under section 10(1). Hence, gains would be subject to tax under section 45. तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलोगे तो वो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप सेल कर लोगे ना, तो सेल करने पर आपको जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के लिए मेरा लेक्चर नंबर 1 देख के आओ, जहाँ पे मैंने पूरा बताया, पार्शियल इंटीग्रेशन भी आपको समझाया है, जो कोई नहीं समझाता वो मैंने आपको पार्शियल इंटीग्रेशन भी समझा दिया बेटा, वो पढ़ के आओ, ठीक है, वो समझा दिया। उसके बाद इसीलिए 10 क्या बोल दिया है, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हो तो जो भी आपको इनकम आता है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आप उसको एग्रीकल्चरल इनकम बोल के भाग नहीं सकते हो। देन स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगे तो ये सारी चीज़ें 100% आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स। देन ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। Property includes and shall deem to have always included any rights in
और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर, ठीक है, कोई भी राइट अगर किसी के पास रहता है, अगर राइट रिलिंक्विश वगैरह करता है, एक्सटिंग्विश वगैरह करता है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांसफर भी एक कैपिटल गेन्स का टैक्स अट्रैक्ट करती है। ट्रांसफर का नीचे डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग, बट यहाँ पे वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल असेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214। ओके, मूविंग अहेड। यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट आपका रहता है नॉट मोर देन, अभी देखो सेक्शन 242A एंड 229A, दो सेक्शन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट आपका 242A में एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आपका 229A में है। देखो यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको बताया था वही चीज़ है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट अगेन, क्योंकि मैंने ऊपर आपको पूरा बताया। अगर ट्रांसफर 23/7/2024 के पहले होता है, ये देखो सिक्योरिटी यूनिट ऑफ इक्विटी ZCB लेस दैन इक्वल 12 मंथ्स, मोर दैन 12 मंथ्स, फिर अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अदर कैपिटल असेट्स 24, 36 बता रही है। इन केस ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, ये पहला डब्बा फेंक के मारो इधर, ठीक है, ये 12 और 12 और इसको छोड़ के सब कुछ 24 का ब्रैकेट में डाल के छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी अगर आप आज के तारीख में देखोगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 23 जुलाई 2024 के पहले क्या हुआ है एंड उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद अगर लैंड वगैरह सब बेचा है तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। 24 मंथ्स के ट्रांसफर बाद में क्या ना, तो एक्विजिशन आपको देखना पड़ेगा कि कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए आपको सेल डेट से पिछले 24 मंथ्स तक का देखना पड़ेगा। अगर ओनर हो तो फिर अच्छी बात है, उसके पहले ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पर भी अगर आप ये इसका भी ये तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का बात हो गया। पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स का देखो, 24 मंथ्स का देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लासीफाई हो जाएगा। फिर रेट्स डिसाइड करने के लिए भी आपको अलग से देखना पड़ेगा, वो आपको सेक्शन 112 में दिखेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रेट के लिए भी आपको एक्वायर कब किया था उसके बेसिस पे आता है। अभी पीरियड ऑफ होल्डिंग ट्रांसफर के बेसिस पे आता है, ठीक है। आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है आपको ट्रांसफर डेट से पीछे जाना पड़ता है, लेकिन एक्विजिशन के लिए आपको 23 जुलाई के पहले एक्वायर हुआ उसके बाद एक्वायर हुआ वो देखना पड़ता है आपको फॉर रेट पर्पसेस। देन वही चीज़ 50AA का बात किया, मार्केटिंग डिबेंचर्स, ये वाली चीज़ें ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्लॉज 1 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 242A। क्या बोलते हैं ये, एक मेरे को मेन लगता है, वेयर शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी लिक्विडेशन। अगर कोई बंदा, अगर मेरे पास कोई आज समझो कौन सी कंपनी का ले, जैसे अभी भारतीय अक्सा, ठीक है, भारतीय एयरटेल, सॉरी, अभी भारतीय एयरटेल का मेरे पास या उससे बेटर भी आई टेक वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का अगर मेरे पास शेयर्स है और वो शेयर्स कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, ठीक है, तो कंपनी सपोज से लिक्विडेशन 23 जुलाई को गई, 20 जुलाई बहुत कॉमन हो गया, नहीं 30 सितंबर को गई, ठीक है। तो 30 सितंबर को अगर लिक्विडेशन गई तो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा वो पर्टिकुलर शेयर का, द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। 30 सितंबर के बाद का जो भी पीरियड है वो मेरे शेयर्स का होल्डिंग पीरियड में से उड़ा दो, ठीक है। तो ओनली टिल 30 सितंबर वॉट एवर इज द पीरियड दैट विल बी कंसिडर्ड, एंड वो पीरियड के बेसिस पे वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन होएगा, उसके बेसिस पे वेदर टैक्स 111A या 112A में आएगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब आप डेफिनेटली पढ़ लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट नाउ वी गो ऑन टू द इलस्ट्रेशन एंड स्टफ्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग रिस्पेक्ट ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स। अभी ये सब जो स्पेसिफिक वाले इनको छोड़ के अगर रहेगा तो क्या होएगा, द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय सीबीडीटी। अकॉर्डिंगली उसने क्या रूल बनाया, रूल 8AA बनाया, बोलता है कि देखो ये बोलते हैं स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और डिवेंचर ऑफ अ कंपनी व्हिच बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी इन सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 4710, there shall be included the period for which the bond, debenture or debenture stock or deposit certificate as the case may be was held by the SEC prior to the conversion। ये क्या दिया है, मैंने अगर डिबेंचर्स में डाला था कंपनी का और वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो मेरे को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स मिल गया, तो मेरा इक्विटी शेयर्स का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा ना उसमें मेरा डिबेंचर्स भी जो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग था, डिबेंचर्स में 3 साल से होल्ड कर रहा था, तो मेरा इक्विटी शेयर्स में भी वो 3 साल ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया यहाँ पर। तो कन्वर्ट होने की वजह से ये नहीं कि मेरा इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग आज से चालू होएगा, नहीं, जितना टाइम डिवेंचर भी होल्ड किया था वो भी इसमें ऐड कर दो, वही बताया। अभी 47 क्या है, 47 इज अ सेक्शन विच एग्जेम्प्ट्स सर्टेन ट्रांसफर्स, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा।
Section 4710 provides that any transfer by way of conversion of bonds or debenture stock or deposit certificates in any form of a company into shares or debentures of that company shall not be regarded as transfer for the purpose of levy of capital gains tax. वेरी सिंपल, ठीक है। फिर आपका ट्रांसफर का मतलब क्या, देखो, सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड, ये सारी चीज़ें आपके सब कुछ ट्रांसफर में आ जाते हैं। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इलस्ट्रेशन नंबर 1। How will you calculate the period of holding in the following assets? Shares held in a company liquidation. देखो बोला बेटा, बोलो अभी पढ़ के आए जस्ट, ठीक है। बोलो, the period after the date on which the company goes into liquidation shall be excluded while calculating the period of holding. Therefore, the period of holding shall commence from the date of acquisition and end with the date on which the company goes into liquidation. बोनस शेयर्स, बोलो बोनस शेयर्स का कोई कॉस्ट होता है क्या? कॉस्ट तो हमेशा नहीं रहता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से आएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से अलॉट किया है, कॉमन सेंस के बेसिस पे, क्या इतना ज़्यादा सोचने का। द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स एंड विल एंड विद द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जब से आपको अलॉट हो गया बोनस शेयर्स, तब से लेके जब तक आप ट्रांसफर करते हो तब तक का टाइम। फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट खरीदा तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से आएगा? जब से आपको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट हुआ है। The period of holding shall be reckoned from the date of allotment of shares in the society and will end with the date of transfer. Basically share certificate मतलब वो एक ownership document होता है। तो जब आपको ownership document हाथ में मिलते हैं, you are eligible to hold that particular asset as an owner from that particular point of view. अब इसका एक alternative view point बोल दिया कि यहाँ पे बोल दिया कि any transaction whether by way of becoming a member or acquiring shares in a cooperative society by way of an agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling enjoyment of any immovable property is a transfer as per section 247(6). तो यहाँ पे बोलिए अगर कोई राइट्स दिया आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट्स दिया है, ठीक है, टिल द टाइम प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट वगैरह बन जाएगा, तो एक व्यू पॉसिबल है जब से मेरे को वो राइट मिला है तभी से लेके मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू हो गया, और एक व्यू ये भी है जब से मेरा राइट नहीं मिला है, जब से एक्चुअल में मेरा शेयर सर्टिफिकेट मिला है तब से भी हो सकता है। तो ऑल्टरनेट व्यू है। एक व्यू बोलते हैं आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला तब से चालू करो, एक व्यू बोलते हैं जब से आपको राइट मिला है वो प्रॉपर्टी में रहने का एंड अरेंजमेंट पेंडिंग है, मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह पेंडिंग है लेकिन आपको राइट मिल गया वो प्रॉपर्टी में रहने का, तो तब से, क्योंकि राइट्स आर ऑल्सो ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में तो राइट्स भी बेच सकते हैं, तो जब राइट्स बेच सकते हैं तो राइट्स खरीदने का भी एक अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बोल दिया है। Hence, it's possible to take a view that any date from which such right is obtained may be taken as the date of acquisition. तो आप right के basis पे भी date of acquisition ले सकते हो, share certificate के basis पे भी ले सकते हो। It's possible. Anything is okay. ठीक है? Then, अब ये आते हैं section 45(2). देखो, अभी जैसे मैंने बोला मेरे पास हो सकता है कोई मेरे पास कैपिटल एसेट पड़ा है मेरे पास, और वो कैपिटल एसेट को मैं मेरे बिजनेस में लेके जाता हूँ। क्या बोल दिया मैंने? वो कैपिटल एसेट को मैं अपने बिजनेस में लेके जाता हूँ। तो इट इज़ पॉसिबल दैट ये पर्टिकुलर चीज़ जो कर रहा हूँ मैं अपने पर्सनल एसेट को बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड है, तो इस पर भी कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेक्शन वही बोलते हैं आपका। क्यों ऐसा आना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो मैं वो एसेट को यूज़ ही नहीं कर रहा था ना बिजनेस में, अभी मैं बिजनेस में यूज़ करूँगा तो बिजनेस मेरा बढ़ जाएगा, और बिजनेस बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये एसेट की वजह से ही हुआ है। तो जब ये एसेट की वजह से मेरे को कोई गेन हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो गवर्नमेंट वांट्स टू टैक्स दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है। A person who is the owner of a capital asset may convert the same or treat it as stock in trade of the business carried on by him. As noted above, the above transaction is a transfer. ठीक है, ये कहाँ पे बोल दिया? सेक्शन 45(1), यहाँ पे ऊपर देखो, ओनर ऑफ द कैपिटल एसेट में कन्वर्ट द सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये चीज़ पे आ गया वो चीज़। तो बोल दिया एज पर सेक्शन 45(2), notwithstanding anything contained in section 45(1), the being the charging section, the profits or gains arising from the above conversion or treatment will be chargeable tax in as is income of the previous year in which such stock in trade is sold or otherwise transferred by him. मतलब मैंने अगर मेरा कैपिटल एसेट नेम्ड ए, अगर ए कैपिटल एसेट को मैं मेरे बिजनेस में लेके आता हूँ, ठीक है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बनाता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है इसको आप चार्ज कौन से साल में करोगे? जिस साल में मैंने ए को स्टॉक इन ट्रेड बना के उसको बेच दिया, उस साल में मेरा ये कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों चार्ज होएगा मेरे हाथों में टू टैक्स, ठीक है।
Full value of consideration. In order to compute the capital gains, the fair market value of the asset as on the date of such conversion or treatment shall be deemed to be the full value of consideration received as a result of transfer of the capital asset. मतलब बोल दिया कि जिस साल में आप स्टॉक एंड ट्रेड को बेचोगे ना, उस साल में आपको दो चीजें करने पड़ेंगी. एक आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक आपको पीजीबीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा. आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एफएमई लगोगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. तो जिस दिन पे मैंने वो कैपिटल असेट, मेरे पर्सनल असेट को बिजनेस में लेके आया, उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो माइनस जो रेलेवेंट कॉस्ट मेरा रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलो, वो चीज़ माइनस हो जाएगी. सेकेंडली, मेरा जो बिजनेस इनकम रहेगा, मेरा बिजनेस इनकम में जितने भी मैंने वो स्टॉक को बेचा, उसमें से मैं कॉस्ट रिड्यूस करूंगा टू ऑब्वियसली टू गेट एट द प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट्स में क्या जो कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट क्या होगा बेटा? इट विल बी द एफएमबी व्हिच इज टेकन अंडर द हेड कैपिटल गेन एज इनकम. देखो कैपिटल गेन क्या होगा? एफएमबी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. And indexation benefit would be considered in relation to the year of conversion of capital asset into stock and trade. तो जिस साल में आपका capital asset stock and trade बना, उस साल का आप indexation लोगे, ना कि जिस साल में stock and trade बिक रहा है. Business income, sale price of stock and trade minus FMB as on the date of conversion. ये देखो FMB as on date of conversion को cost में allow कर दिया. Both capital gains and business income are chargeable tax in the year in which such stock and trade is sold or otherwise transferred. ठीक है? Now, simple question. A is the owner of a car. On 1/4/24, he starts a business and purchase and sale of motor cars. Basically, वो dealership चालू करते हैं. He treats the above car as a part of stock and trade of his new business. He sells the same on 31st March 25 and gets a profit of 1 lakh. Discuss the tax implication in the hands on a capital gain. जो भी यहाँ पे सब पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, भूल जाओ. पहले चीज क्या है? He is the owner of a what? Car is a personal movable property बेटा. Personal movable. Is it a capital asset? पहली बात तो capital asset है? नहीं है, वो capital asset ही नहीं है. जब capital asset ही नहीं है तो उसके ऊपर capital asset conversion into stock and trade वगैरह का क्यों बकवास करना है कि नहीं? It is not a capital asset. इसलिए यहाँ पे देखो, since car is a personal asset, conversion or treatment of the same as stock and trade of the business will not be trapped by provisions of section 45(2). Hence A is not liable to capital gain tax. देखो ये आपको क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपको लग रहा है बहुत छोटा सा, ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट बना के कैपिटल गेन के क्वेश्चन में डाल देंगे वो लोग. ठीक है? ये जो पूरा सेक्शन 45(2) है ना, एक एडजस्टमेंट के तौर पे आएगा आपको, और अगर वो नहीं आएगा, आपने टैक्स कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गया. ठीक है? तो ध्यान में रखना वो चीज़. अब देखते हैं नीचे, देखो X converts his capital assets acquired on June 10, 2006 for 60,000. ठीक है, ये cost of acquisition है. Into stock and trade on 10th March 2024. तो कब convert किया? कौन से financial year में? 23-24 में किया. The fair market value on the date of conversion was 5,50,000. Very good, thank you. He subsequently sells the stock so converted for 6 lakh on June 10, 2024. कौन से साल में? Financial year 24-25. तो मेरे को बात बताओ, ऊपर पढ़ के हमको क्या समझ में आएगा? जिस साल में आप स्टॉक को बेचते हो, उस साल में आपको कैपिटल गेन और पीजीबीपी दोनों आएगा. तो सबसे पहले, सिंस द कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड टू स्टॉक एंड ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 relevant to AY 24-25, it will be transferred under section 247 during the previous year 23-24. Very good. However, the profits or gains arising from above conversion will be chargeable to tax during the AY 25-26 since the stock in trade has been sold only on June 10, 2024. Very perfect. For this purpose, the fair market value as on date of such conversion, that is 10th March 2024, जिस दिन पे conversion हुआ, that will be the full value of consideration of computation of capital gains. The capital gains computed would be reduced by index cost of acquisition therefrom, since the transfer, that is conversion of capital in stock and trade, took place during previous year 23-24. Very simple. And ये acquire कब किया था? June 10, 2006. तो जो भी capital asset है, whether you take it before 23/7 और after 23/7, ठीक है? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग मैक्सिमम 36 मंथ तक जा सकते हैं, 3 साल. अभी ये तो 3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा आगे है ना, तो ये तो लॉन्ग टर्म ही हो गया आपका. द बिजनेस इनकम ऑफ 50,000 कैसे आएगा? 50,000 दैट इज 6 लाख, ये वाला माइनस 5,50,000 जो मैंने बोला था, सेल वैल्यू माइनस एफएमवी, बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी टैक्सेबल इन AY 25-26. एंड आपका जो कैपिटल गेन में कैसा आएगा? 5,50,000 माइनस 60,000 इंटू कन्वर्शन. ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 60,000. वो अभी रेट इंडेक्सेशन वगैरह नहीं दिया, सो वी कैन नॉट डू इट ओवर हियर, अदरवाइज वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए.
Thus, both capital gains and business income would be chargeable tax under in AY 25-26 क्योंकि उसी साल में आपका स्टॉक बिका है, ठीक है. So this was all about 45(2). Then next we go on to, ये सब डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है. You should go and you should read these things when you're studying. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा बेटा, तो भले वो कैपिटल असेट होएगा, क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में ऊपर क्या बोला था इंट्रोडक्शन में, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट होगा तो कैपिटल गेंस आएगा. ट्रांसफर हुआ, कैपिटल असेट नहीं है, नो कैपिटल गेंस. ट्रांसफर नहीं हुआ, कैपिटल असेट है, तो भी नो कैपिटल गेंस. जैसे ये वाला पॉइंट, अगर सेक्शन 47 क्लियरली बोलता है कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसपे आपको कैपिटल गेन नहीं लगने वाला है. नंबर 1, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ. अगर कोई एचयूएफ पार्टीशन होता है, ठीक है, पार्टीशन होने के बाद वो ब्रेकअप करके कुछ एसेट इधर देते हैं, कुछ एसेट वो मेंबर को देते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर. भले वो टोटल 100% पार्टीशन करो या फिर 20% करो, पार्शियल भी और टोटल भी फर्क नहीं पड़ता. A gift or will or an irrevocable trust by individual or HUF, by individual or HUF, very important amendment, ठीक है. अगर कोई भी बंदा गिफ्ट देता है ना, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. Any transfer of a capital asset by individual or HUF under a gift or will or an irrevocable trust. Irrevocable trust मतलब ऐसे टर्म्स पे किसी को कुछ देना कि वो कभी भी हमारे पास वापस नहीं आ सकता. Irrevocable trust, ठीक है. अभी नोट पढ़ो ध्यान से. अप टू AY 24-25, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24, transfer of a capital asset other than shares, debentures or warrants allotted by a company under ESOP, that is transfer of a capital asset under a gift or will or irrevocable trust by any person was not considered as transfer. तो भले कंपनी भी करती, पार्टनरशिप भी करती, LLPs भी करते, एसोसिएशन, AOP, BOI, AJP कोई भी करता था इंडिविजुअल HUF के साथ, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता था. बट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम AY 25-26, ठीक है, वो चेंज हो गया बेटा, ठीक है. दिस इज़ क्वाइट अ ड्रास्टिक चेंज, ठीक है. गिफ्ट, कोई भी अगर गिफ्ट करेगा तो वो सिर्फ इंडिविजुअल HUF किसी को गिफ्ट करता है, तो एंड ओनली तो इन दैट केस वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, नहीं तो वो ट्रांसफ़र माना जाएगा. और अगर वो कैपिटल असेट हुआ तो फिर वो कैपिटल गेंस लग जाएगा, ठीक है. फिर ये वाले पॉइंट्स वही आपके स्टैंडर्ड वाले, ये सब आप देख लो. अब देखो एक पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन. अगर मैं कुछ रिलायंस के शेयर होल्ड करता हूँ, अभी रिलायंस ने मेरे को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर्स दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, उनका भी बीच में हुआ था ना, तो उसके बेसिस पे, तो अगर मेरे को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिलती है अमालगमेटेड कंपनी की, तो या फिर सॉरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाज ऑफ डीमर्जर, ठीक है, वो मतलब स्प्लिट अप हो गया, नया शेयर्स दिए थे नए कंपनी के, ठीक है. तो वैसा नहीं, अगर समझो मेरे पास एक कंपनी का शेयर्स है, अगर मेरे को एक कंपनी बी कंपनी मेरे पास बी कंपनी का शेयर्स है और ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, ठीक है. तो इन दिस टेक ओवर अगर मेरे को एज अ शेयर होल्डर ए कंपनी उसके कंपनी के खुद के शेयर्स दे रही है मेरे को, तो वो जो शेयर्स मेरे को मिल रहा है ना, वो शेयर्स मिलने पर भी और मैं जो बी कंपनी के शेयर्स सरेंडर कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगा जाएगा. यही दिया है देखो. Any transfer by a shareholder in a scheme of amalgamation of shares held by him in the amalgamating company. Conditions: the transfer is made in consideration of the allotment to him of any share in the amalgamated company, and the amalgamated company is an Indian company. अगर amalgamated जो नया कंपनी बन रहा है, वो इंडियन कंपनी होगा, तो in that case no capital gains, ठीक है. सिंपल है, देखो. Let us take a case of A Limited, Indian company, holds 60% of B Limited. B Limited amalgamates with A Limited. Since A Limited is itself the shareholder of B Limited, A Limited being the amalgamated company cannot issue shares to itself. वही चीज़ यहाँ पे लिखा है देखो, except where the shareholder itself is an amalgamated company. तो मैं खुद उसमें होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को जो शेयर्स मिल रहे हैं, मैं खुद को कैसे शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ? मेरे शेयर्स में खुद को कैसे अलॉट कर सकता हूँ बेटा? नॉट पॉसिबल ना. कंपनी कैनॉट इशू शेयर्स विच इट ऑलरेडी होल्ड्स इन बी लिमिटेड, उसके बदले में खुद को कैसे शेयर्स दे सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. सिर्फ बाहर वाले लोगों को शेयर्स देगा वो उसके, ठीक है, 40% वालों को देगा. तो कैनॉट इशू शेयर्स टू इट. हाउएवर ए लिमिटेड हैज़ टू इशू शेयर्स टू अदर शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड. वेरी सिंपल, ठीक है. अब देखो, मिस्टर एम हेल्ड 2000 शेयर्स इन अ कंपनी ABC लिमिटेड, एंड इंडियन कंपनी.
This company has amalgamated with another Indian company XYZ Limited during the previous year 31st March 2025. ठीक है, तो amalgamated company is इंडियन कंपनी होना चाहिए. amalgamated company जो amalgamated करके बन गई है, जो नई कंपनी है, ठीक है, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए. ठीक है, तो ABC जो अमालगमेटिंग कंपनी है वो भी इंडियन है यहाँ पर, और जो अमालगमेटेड कंपनी है, नई कंपनी है, वो भी इंडियन कंपनी XYZ. During the previous year, under scheme of amalgamation, M was allotted 1,000 shares in the new company. The market value of the shares is higher by 50,000 than the value holding in ABC. तो ये देखो असेसिंग ऑफिसर आके बोलता है, इसको असेसिंग ऑफिसर बना दिया. Proposes to treat the transaction as an exchange and tax 50,000 as capital gain. बोलो बेटा, असेसिंग ऑफिसर को बोलो घर जाओ भाई, घर जाओ, लॉ पढ़ के आओ जाके. ठीक है, सेक्शन 47 पढ़ के आओ, अभिषेक सर ने सिखाया हमको, सेक्शन 47 पढ़ के आओ जाओ. ठीक है, तो 50,000 जो है वो पर्टिकुलर चीज़ क्या होगी, वो टैक्स नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ सेक्शन 47 ने मना करके रखा हुआ है. In the above example, the transaction is squarely covered by the exemption explained above, and the proposal of assessing officer to treat the transaction as transfer is not justified. Now, ये देखो, जो मैंने ऊपर तुम लोगों को पढ़ाया था ना, ट्रांसफर ऑफ कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स. Any transfer by way of conversion of bonds or debentures, debenture stock or deposit certificates in any form of a company into shares or debentures of that company. तो वो वही कंपनी का डिबेंचर को देके हमने शेयर्स ले लिया, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी अ कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, यस माय फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक इज रिवर्स मॉर्गेज. अब ये जो रिवर्स मॉर्गेज है ना, ये मैं आपको क्यों इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है रिवर्स मॉर्गेज आज की तारीख में बहुत अंडर वैल्यूड कंसेप्ट है. ठीक है, जो बैंक्स प्रमोट करती ही नहीं है रिवर्स मॉर्गेज. क्यों? क्योंकि उनको बहुत भारी पड़ जाते हैं. यहाँ पर बेसिकली लिखा दिया, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज. ठीक है, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर स्कीम मेड बाय द नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट. यहाँ पे क्या होता है, अगर समझो एक सीनियर सिटीजन मिस्टर ए है, ठीक है, वो मिस्टर ए अपना घर बैंक के साथ गिरवी रखता है और बैंक उसको रेगुलर इंटरवल्स पे पैसा देता है. ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कैसा रहता है, मॉर्गेज करते हो तो हम बैंक से लोन लेते हैं एंड बैंक घर को गिरवी करते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स मॉर्गेज में बैंक हमको पैसा भी देती है और हम घर में रह भी सकते हैं, इसलिए बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज. The reverse mortgage scheme is for the benefit of senior citizens who own a residential house property. In order to supplement their existing income, they can mortgage their house property with a scheduled bank or housing finance company in return for a lump sum amount or for a regular monthly, quarterly, annual income. The senior citizens can continue to live in the house and receive regular income without the botheration of having to pay back the loan. The loan will be given up to, say, 60% of the value of residential house property mortgage. Also, the bank housing finance company would undertake a revaluation of the property once in every 5 years. The borrower can use the loan amount for renovation, extension of residential property, families, medical and emergency expenditure, etc. amongst others. However, he cannot use the amount for speculative or trading purposes. Very important. Then, the reverse mortgage scheme 2008 now includes within its scope disbursement of loan by an approved lending institution in part or in full to the annuity sourcing institution for the purpose of periodic payments by way of annuity to the reverse mortgager. This would be an additional mode of disbursement. तो basically बोलते हैं कि instead of the banks having to give every time monthly पैसा इसको दो, वो लोग बोलते हैं हम लोग एक साथ लमसम एन्युटी वाले को दे देगा, एन्युटी वाले उसको डिस्बर्स करेगा. जस्ट अनदर डिस्बर्समेंट मोड. ठीक है. An annuity sourcing institution has been defined to mean Life Insurance Corporation of India or any other insurer registered with the insurance and IRDAI के साथ basically registered है, IRDAI. ठीक है, तो maximum period for reverse mortgage कितना हो सकता है, 20 साल. ठीक है, where the loan is disbursed directly to the reverse mortgage. पूरा का पूरा लोन अमाउंट क्या है, वो सीधा मॉर्गेजर को मिस्टर ए को दे दिया, तो मिस्टर ए के पास ये 20 साल का टाइम है. ठीक है, रीपेमेंट करने का. 20 years from date of signing the agreement by the reverse mortgager and the approved lending institution. तो 20 साल का टाइम दिया है. अब 20 साल के बाद क्या होता है वो भी नीचे लिखा गया, तो मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पढ़ाई देता हूँ. और अगर मैं ये एन्युटी के थ्रू ले रहा हूँ, ठीक है, एक साथ में पूरा 60 लाख 60 लाख अज्यूम करो, 60 लाख में एक साथ नहीं ले रहा हूँ, मैं एन्युटी के टाइम पे ले रहा हूँ. तो where the loan is disbursed in part or in full to the annuity sourcing institution for the purpose of periodic payments by way of annuity to the reverse mortgager.
द रेसिडुअल लाइफ टाइम ऑफ द बोरोअर, तो रेसिडुअल टाइम अब जितना टाइम वो बंदा जिंदा रहेगा वो एन्युटी के तौर पे उसको मिलता ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं, ये तो बैंक ने पैसा दे दिया, मैंने घर गिरवी रख दिया और बैंक मेरे को हेल्प करे जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी बैंक को पैसा कब मिलेगा उसका वापस? इट्स टाइप ऑफ अ लोन ओनली। The bank will recover the loan along with accumulated interest by selling the house after the death of the borrower. The excess amount will be given to a legal heirs. तो 60 लाख है तो 60 लाख प्लस इंटरेस्ट 70 लाख हो गया, तो 70 लाख घर बेचा 100 लाख 1 करोड़ मिला, तो 1 करोड़ मिलने के बाद 70 लाख चला जाएगा। 70 लाख चला जाने के बाद जो बैंक रहेगी, बैंक आपको क्या करेगी, 30 लाख ऑफर कर देगी, लेके जाओ। However, before restoring to the sale of the house, preference will be given to legal heirs to repay the loan and interest and to get the property mortgage. Basically, आप लोन खाली करो और प्रॉपर्टी लेके चले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। Therefore, section 47(16) clarifies that any transfer of a capital asset in transaction of a reverse mortgage under a scheme made and notified by CG would not amount to transfer for the purpose of capital gains. सबसे पहले ये जो रिवर्स मॉर्गेज मैं घर उसके नाम पे गिरवी कर रहा हूँ और फिर मेरे को पैसा मिल रहा है, घर गिरवी कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सेकेंडली, जो मेरे को इनकम आ रहा है आइदर बाय वे ऑफ एन्युटी और बाय वे ऑफ लोन, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम रिसीव्ड इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, सेक्शन 1043. Section 1043 further provides that the amount received by a senior citizen as a loan, either in lump sum or in installments, in a transaction of reverse mortgage would be exempt from tax. ठीक है, completely exempt हो जाएगा। Now, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, बड़ा सिंपल इलस्ट्रेशन है। In which of the following situations capital gain arises? बोलो। Mr. A purchased a gold in 1970 for 25,000. In previous year 24-25, he gifted it to his son at the time of marriage. Fair market value of the gold on the day of gift was 1 lakh. बोलो बेटा। गिफ्ट क्या? गिफ्ट 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 सेक्शन 47 गिफ्ट क्या तो एग्जेंट है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ वही लिखा है देखो। As per the provision of section 47(3), gift of a capital asset by an individual is not regarded as transfer for the purpose of capital gains. Therefore, capital gain tax does not arise in the given situation. Second देखो, a house property is purchased by an HUF in 1945 for 20,000. It is given to one of the family members at the time of partition. FMV on date of partition is 12 lakh. बोलो बेटा ये taxable है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, it is not at all taxable. So if it's not taxable, लिख दो यहाँ पे, as per provision of section 47(1), distribution of capital asset being in kind on the total or partial partition of HUF is not regarded as a transfer for the purpose of capital gains. Therefore, capital gain tax liability does not arise. Fantastic. Mr. B है, उसको purchase किया था 50 convertible debentures for 40,000 in 1995, which are converted into 500 shares worth 85,000. इन बोलो बेटा कन्वर्जन पे है क्या उस टैक्स? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47(10), कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, ध्यान रखना वही कंपनी के, इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स। देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्स डज नॉट अराइज इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, अरे वाह, अगला क्वेश्चन देखो, मेरा ही नाम है इसमें ठीक है, चलो बढ़ते। मिस्टर अभिषेक, अ सीनियर सिटीजन, मॉर्टगेज हिज रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक। इतना भी जल्दी मत बनाओ यार सीनियर, अभी तो टाइम है। मिस्टर अभिषेक, अ सीनियर सिटीजन, मॉर्टगेज हिज रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। बहुत बढ़िया। He was getting a loan from bank in monthly installments. Mr. Abhishek did not repay the loan on maturity. बाप रे, ये मैं नहीं हूँ। And hence gave possession of the house to the bank to discharge his loan. How will the treatment of long-term capital gain be on such reverse mortgage transaction? ठीक है, सिंपल बता दो क्या होगा। डिफॉल्ट नहीं किया, अभिषेक डिड नॉट रीपे द लोन एंड हेंस पोजेशन चला गया, तो क्या ये पोजेशन जाएगा, ये ट्रांसफर माना जाएगा बेटा? नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, Section 47(16) provides that any transfer of a capital asset in transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by central government shall not be regarded as transfer for purpose of capital gain. ठीक है, ये जो ओरिजिनली हम साइन करते हैं एंड इवन इफ आई गिव द प्रॉपर्टी टू द बैंक, दोनों ही ट्रांसफर माफ किए गए हैं। Accordingly, mortgaging of residential houses with the bank by Abhishek will not be regarded as a transfer. Therefore, no capital gain will be charged on such transaction. Further, section 1043 provides that the amount received by senior citizen as a loan, either in lump sum or installment in transaction of RM, would be exempt from tax. Therefore, monthly installments also would not be taxable. तो monthly installments में taxable नहीं होगा। और मैंने मेरा घर भी बैंक को दे दिया कि mortgage के टाइम पे तुम ले लो भाई,
अभी मैं नहीं सेटल कर पा रहा, तुम ये ले लो। तो वैसे अगर लेने की बात करता हूँ तो भी वो बढ़िया चीज़ टैक्स नहीं होएगी, सेक्शन 47(16) बताता है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा यहाँ पे। ओके, एलियनेशन मतलब पार्ट कर दिया उसने, बेच दिया, ठीक है। एलियनेशन मतलब पार्टिंग और सेलिंग, ट्रांसफर, ठीक है। तो एलियनेशन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय सीजी इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बोलो ट्रांसफर है वो? अभी तो इतना भाषण दिया 47(16) में, नहीं है सर, फॉल्स। As per section 47(16), such alienation is not regarded as transfer for the purpose of capital gains. Zero coupon bonds of eligible corporation held for 14 months will be long term capital asset. ऊपर जाके देखना वापस लेक्चर रिवाइंड करके, वहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने ZCB का क्या है, 12 मंथ्स है, ठीक है। तो किधर भी जाओ आप ZCB, वेदर 23/7 के पहले जाओ या 23/7 के बाद जाओ, ZCB 12 महीने का ही दिया गया है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो ये तो 14 मंथ से, ये तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ही होने वाला है। ट्रू, सेक्शन 242 डिफाइंस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजो ZCB held for not more than 12 months will be treated as short term. Consequently, if the bonds are held for more than 12 months, it will be as long term. ZCB means a bond on which no payment and benefits are received or receivable before maturity. बोल दो ZCB पढ़ने वालों, ठीक है। एब्सोल्युटली ट्रू। जीरो कूपन मतलब उसके लाइफ टाइम में वो आपको कुछ भी इंटरेस्ट कूपन नहीं देता है, लेकिन आपको एक गारंटीड रिटर्न देता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यही मेन फीचर है ZCB का। As per section 248, ZCB means a bond issued by any infrastructure capital company or infrastructure capital fund or infrastructure debt fund or a public sector company or scheduled bank on or after 1st June 2005 in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption from such issuing entity and which the central government may notify in this behalf. ओके, तो ये भी आपका हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब बीच में जो भी है बेटा ध्यान देना उसका, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू इट करेक्टली। मैं आपको इलस्ट्रेशन के साथ कवर कर रहा हूँ बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू एवरीथिंग यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सेक्शंस में, इन सब कोई भी सेक्शंस में आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेरे को कमेंट में डालना, मैं आपको 100% रिस्पॉन्ड करूँगा। बिकॉज मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन आप अगर डाउट पूछोगे नहीं तो मैं आपको कभी हेल्प आउट नहीं कर पाऊँगा। तो कोई भी सेक्शन में ये सब मैंने पूरा पढ़ा है वाइल डूइंग माई एग्जामिनेशन स्टडीज़ एंड स्टफ्स, तो ये सब मेरे को आइडिया है। तो आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मेरे को बताना, मैं आपको कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से डाल दूंगा, नॉट एन इशू। अगर ऐसा बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलो ये आपका सब कॉस्ट के बारे में सब है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लो, ठीक है। मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट फॉर एन अमाउंट ऑफ 50,000 जून 2024। ये देखो, कन्वर्ट कैपिटल एसेट मतलब सेक्शन 40/2 इनटू स्टॉक एंड ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, ठीक है। तो कन्वर्ट कब किया? नवंबर में कन्वर्ट किया। और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? डेट ऑफ कन्वर्जन 4,50,000, वेरी सिंपल। स्टॉक एंड ट्रेड कब से सेल किया था? 6,50,000। कौन से साल में? सितंबर 2024, मतलब बेसिकली एक साल बाद, ठीक है। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट बेटा बोलो? पीजीबीपी कितना आएगा? 6,50,000 उसने कब बेचा? 24-25 बेचा, तो 6,50,000 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 4,50,000, तो 6,50,000 माइनस 4,50,000। देखो यहाँ पे कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ द कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल इन गिवन केस। इट अराइजेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, जिस साल में स्टॉक एंड ट्रेड बेचते हैं वो साल में, बट कैपिटल गेन आपको ईयर इन कन्वर्जन में आता है, ठीक है। बट इट इज टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ स्टॉक जिस साल में सेल होता है। जैसे कॉस्ट आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट है ना, उसके लिए आपका इंडेक्सेशन के लिए ईयर ऑफ कन्वर्जन तक लिया जाता है। नाउ प्रॉफिट्स की बात करते हैं। सेल प्रोसीज कितना है? 6,50,000 है। उसमें से मेरा एफएमवी कितना आएगा? 4,50,000 क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स, तो बट ऑब्वियसली पीजीबीपी में उसका कॉस्ट बन जाता है। एक जगह पे जो टैक्स हो गया एज सेल, वो दूसरे जगह पे कॉस्ट बन जाता है। अब 4,50,000 को आप कैपिटल गेन में ले लो, उसमें से आप 50,000 को इंडेक्स करके रिड्यूस कर दो, मतलब नवंबर 2023 में कन्वर्ट हुआ था ना, तो नवंबर 2023 में 23-24, तो 348, तो 50,000 इंटू 348, और इसको कब एक्वायर किया था? जून 2004 अपॉन 113, 50,000 टू 348 अपॉन 113, ये इतना कॉस्ट आ गया, ये माइनस कर दो, ये कैपिटल गेन में टैक्स हो जाएगा। और ये कौन सा तरह का कैपिटल गेन होएगा?
तो देखो ये स्टॉक जो था, ये कैपिटल असेट जो था, कभी कौन से साल में एक्वायर किया था, 2004, और कन्वर्ट कौन से साल में किया था, नवंबर 2023। तो ये तो डेफिनेटली वे मोर देन 36 मंथ्स भी है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ कैपिटल असेट, तो इसलिए मैं आपको 24 है, 12 है, 36 है बता नहीं सकता वो चीज़। ओके, तो उसके बेसिस पे ये तो 100% 36 के ऊपर ही है, तो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, एंड ये लॉन्ग टर्म आ गया और ये आपका बिजनेस इनकम आ गया। ओके, for the purpose of indexation, the cost inflation index of the year in which the asset is converted into such stock and trade should be considered. Okay, since a transfer conversion of stock into stock and trade took place in previous year 23-24, the benefit of indexation would be available. The date of sale of stock and trade is not relevant for determining whether the benefit of indexation would be available. हमको stock and trade कब बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको मतलब है जो डेट ऑफ कन्वर्जन एंड ओरिजिनल एक्विजिशन डेट, ठीक है। देन यस, देन वी कम टू सेक्शन 50। अब सेक्शन 50 क्या है बेटा? सेक्शन 50 आपको बात करता है सर कि अगर मेरे पास कोई बिजनेस में मेरे पास कैपिटल असेट है, ठीक है, जो मैं बिजनेस में यूज़ करता हूँ, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो मैं हर साल चार्ज करता हूँ ना पीएनएल में डालने के लिए, पीजीबी में सेक्शन 32 के हिसाब से। जाके पढ़ो, मैंने उस पर भी लेक्चर बनाया, पूरा 32 एक्सप्लेन किया इन डेप्थ में, 32, 1A, डेप्रिसिएशन, एडिशन, डेप्रिसिएशन सब कुछ बताया मैंने, प्लीज़ जाके वीडियो देखना, ठीक है। सब लिंक आपको, सब वीडियोस का लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा 100%। 5 के 5 लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जाके देखो, एंजॉय करो, नॉलेज लो, ठीक है। अब सेक्शन 50 की बात करें, सेक्शन 50 की बात करें क्या बोलते हैं कि आपके पास अगर बिजनेस में कोई भी कैपिटल असेट है, आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। अब ये केस में अगर आपने वो बीच में से असेट को बेच दिया, तो अगर आपने बेच दिया असेट को, तो आपको देखना पड़ेगा दो चीज़ें। एक तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ असेट है उसमें मेरा नंबर ऑफ असेट्स सेम होना चाहिए, मेरा नंबर ऑफ असेट सेम होना चाहिए, एंड सेकेंडली मेरा वैल्यू ऑफ असेट होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ असेट और वैल्यू ऑफ असेट दोनों है तो मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक ही पूरा चला जाएगा, उस पर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, ठीक है। यही चीज़ लिखा है यहाँ पे पूरा, ओके। सीज टू, अब देखो ये, देखो ये डायग्राम देखो, इजी है, डोंट रीड टू मच, जस्ट गेट द कंसेप्ट क्लियर। ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, अभी V इज मोर देन C, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज मोर देन ओपनिंग प्लस actual cost of asset acquired during the previous year, opening plus purchase plus expenses in connection with transfer, capitalized expenditure। तो अगर मैंने समझो मेरा जो ब्लॉक है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो अगर समझो 100 रुपीज़ है और मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज से 120 रुपीज़, तो मैंने जो मेरा पूरा कंसिडरेशन है वही मेरा ब्लॉक से ज़्यादा है, तो मेरा ब्लॉक तो नील हो जाएगा ना। मैंने 100 का ओपनिंग है माइनस 120 करूँगा तो मेरा ब्लॉक जीरो हो जाएगा। अगर येस है तो V माइनस C इज STCG, दो जो 20 रुपीज़ कमाया 120 माइनस 100, वो मेरा 20 रुपीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ऐसा नहीं है, अब इसको उल्टा कर दे, जैसे मेरा V जो है वो 80 रुपीज़ है और जो मेरा ये C है ये 100 रुपीज़ है, तो 80 इज़ नॉट मोर देन 100, नो। तो डज द ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, मतलब मेरा जो नंबर ऑफ असेट्स है वो अगर सीज हो गया, मेरे पास समझो 10 असेट थे, तो मैंने ये जो 80 का बेचा ना, वो मैंने समझो 6 असेट का बेचा, तो मेरा अभी भी ब्लॉक में 4 असेट बाकी है और मेरे पास अभी भी 20 रुपीज़ का वैल्यू है। तो अगर ब्लॉक डज नॉट सीज टू नो, सो C माइनस V इज द क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। C माइनस V मतलब 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 इज द क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। फंटास्टिक, उस पर डेप्रिसिएशन मारो। लेकिन ऐसा नहीं है, समझो ऐसा ब्लॉक सीज हो जाता है, 10 के 10 असेट बेच दिया 80 रुपये पे, तो मेरा तो वैल्यू हो जाता है। हाँ बेटा, तो अभी यहाँ पे देखो 100 माइनस 80 हो गया, तो 20 तो अभी भी ब्लॉक में बाकी है ना, तो जब बाकी है तब कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो विथ द नंबर ऑफ असेट्स ऑल्सो बीइंग प्रेजेंट। अगर ये ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट होता है तो फिर यहाँ पे जो आपको 100 माइनस 80, जो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, आपने 100 का वैल्यू को 80 पे बेच दिया, तो 20 रुपीज़ इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यही भाषण है मेनली, ठीक है। देन आपको ये इलस्ट्रेशन है, सिंगानिया एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप ओन 6 मशीन, इसके पास 6 मशीन है, पुट टू यूज इन बिजनेस ऑन मार्च 2023। द डेप्रिसिएशन ऑफ दीज मशीन्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने रेट पे चार्ज किया है? 15% पे। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दीज मशीन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज 8,50,000। हाँ, तो इसने डेप्रिसिएशन रेट किया 15% पे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ दीज मशीन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 वाज 8,50,000, तो ओपनिंग WDV 8,50,000 है।
3 ऑफ द ओल्ड मशीन्स वर सोल्ड ऑन 10th जून 2024 फॉर 11 लाख, ठीक है, 3 मशीन बेच दिया उसने 11 लाख में। अ सेकेंड हैंड प्लांट वॉज ब्रॉड एट 8,50,000 ऑन 30th नवंबर, ठीक है। तो ये उसने ट्रांजैक्शन किया है, तो उसने ओपनिंग WD था, कुछ एडिशन किया, फिर कुछ बेचा। तो हमने तो यहाँ का फॉर्मूला में क्या पढ़ा था बेटा, V और C कैलकुलेट करना है। तो V और C कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले V कितना है, कितने में बेचा उसने, 11 लाख में बेचा। C कितना है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग प्लस परचेज 8,50,000 प्लस परचेज 8,50,000 कितना होता है, 17 लाख। अब 17 लाख में से 11 लाख उसने बेच दिया। एंड उसके पास ओरिजिनली कितने मशीन्स थे, 6 मशीन थे। 6 में से उसने कितने बेचे, 3 बेचे। तो अभी भी ब्लॉक में 3 मशीन्स बाकी है और उसका वैल्यू भी बाकी है यहाँ पे 6 लाख, ठीक है। तो दोनों ही है, यहाँ पे दोनों ही है, तो उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कितना मिलेगा, कितना मिलेगा की बात करें तो उसने नया मशीन कभी खरीदा था, सेकेंड हैंड प्लांट वॉज ब्रॉट ऑन 30th नवंबर। 30th नवंबर मतलब लेस देन 180 डेज के लिए। तो ये जो पूरा WDV है ना, इस पे 50% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सेक्शन 50। Since the value of block as on 31st March 25 comprises of a new asset which has been put to use for less than 180 days, the depreciation is restricted to 50% of the prescribed percentage, that is of 15% में 7.5%. Therefore, the depreciation allowable for the year is 45,000 being 7.5% of 6 लाख। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 8,50,000 पूरा डेप्रिसिएशन मारो, फिर ये जो ये 8,50,000 इस पे हाफ डेप्रिसिएशन मारो, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि ये ब्लॉक सिस्टम चलता है। तो एक ब्लॉक में अगर ऐसा एसेट है जिसका डेप्रिसिएशन 50% होना चाहिए, तो पूरा ब्लॉक का डेप्रिसिएशन 50% होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक असेट का डेप्रिसिएशन कम हुआ, क्योंकि हम इनकम टैक्स में ब्लॉक मेथड फॉलो करते हैं, ना कि असेट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स लायबल फॉर टैक्स। कैपिटल गेन कितना आएगा इसको, सबसे पहले इसने कितना बेचा, 11 लाख का मशीनरी बेचा उसने, ठीक है। नाउ कैपिटल गेन आएगा इधर, पहली बात तो कैपिटल गेन कब आता है बेटा, या तो ये इससे कम है, मतलब अगर 11 लाख वॉज मोर देन 17 लाख तब कैपिटल गेन आता है ना। यहाँ पे किधर कैपिटल गेन है, यहाँ पे उसका ब्लॉक अभी जिंदा है, ठीक है। 120 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज 100 एंड दिस इज 80 इन आवर एग्जाम्पल। तो अभी भी 20 का बाकी है ना भाई, तो जब बाकी है तो ये कैसा कैपिटल गेन हो सकता है, देयर इज नो गेन ओवर हियर। वही चीज़ यहाँ पे लिख के दिया, देखो बेसिकली आपको ये सब भाषण दिया है पूरा। उसके बाद लिखा है, सिंस इन द फर्स्ट 2 केसेस द सेल कंसिडरेशन इज मोर देन द WDV, द कंप्यूटेशन विल रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेल कंसिडरेशन WDV से ज़्यादा है इधर, तो वो कैपिटल गेन आने वाले हैं, जैसे 120 और 100 है। इन द थर्ड केस, सिंस द WDV exceeds the sale consideration, that is 180, the resultant figure would be a short term capital loss of the block. In the given case, since capital gains only will not arise as the block of asset continues to exist and some of the assets are sold at a price which is lesser than the WDV of the block, तो आपका WDV of the block से भी कम में बेचा है, तो भाई यहाँ पे गेन कहाँ से आएगा, ठीक है। 17 लाख का 11 लाख में बेचा है, गेन कहाँ से आएगा, तो अभी भी कुछ है ना, नंबर ऑफ असेट्स भी है एंड वैल्यू ऑफ असेट्स भी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ सिंघानिया एंड कंपनी हैड सोल्ड 3 मशीन्स इन जून 2024 फॉर 21 lakhs, विल देयर बी एनी डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 17 lakhs, और नीचे कितना आएगा, 21 lakhs आएगा। तो क्या यहाँ पर 6 लाख का जगह पे कुछ भी आएगा, नहीं आएगा ना, पूरा पूरा गेन हो गया 4 लाख का। तो ये जो 4 लाख का गेन है ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। और क्या ये पर्टिकुलर ब्लॉक में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा उस साल के लिए, बोलो बेटा नहीं मिलेगा आपको, वही चीज़ लिख के दी है। In 3 machines are sold for 21 lakhs, a short-term capital gains would arise, and since the sale consideration is more than aggregate of WDV at the beginning of the year and additions, so 21 lakhs minus 8,50,000 plus 8,50,000, 17 lakhs, 4 lakhs is short-term capital gains. Okay. ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 is over बेटा। सेक्शन 50 is very important. Depreciation in case of, मतलब कैपिटल गेन्स जो आता है in case of depreciable assets of business block। तो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है। देन वी कम टू सेक्शन 50B। 50B वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 50B रिस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल की बात करता है। व्हाट इज स्लम्प सेल? स्लम्प सेल मतलब मैंने एक पर्टिकुलर मेरा यूनिट है, वही पूरा का पूरा यूनिट ही बेच दिया, नॉट असेट्स, पूरा यूनिट ही बेच दिया मैंने, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 बिजनेस है, एक मेरा लॉजिस्टिक्स सेंटर है, एक मेरा मार्केटिंग यूनिट है और एक मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट है, 3 यूनिट है। अब मेरे को लग रहा है कि भाई मेरा लॉजिस्टिक्स यूनिट बेकार होने वाला है, बाकी सब में अच्छा है, तो मैं लॉजिस्टिक्स यूनिट में जो भी असेट्स है, जो भी लायबिलिटीज़ है, वो सब उठा के बेच देता हूँ कंसिडरेशन के लिए। इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को बोलते हैं स्लम्प सेल, ठीक है। स्लम्प सेल, पूरा का पूरा यूनिट ही फेंक दिया मैंने।
Slump sale means transfer of one or more undertakings by any means for a lump sum consideration without values being assigned to individual assets and liabilities. कोई individual asset और liability और का कोई value नहीं है. As a unit कितना value मिलने वाला है वो important है. Undertaking मतलब it includes any part of an undertaking or a unit or division of an undertaking or a business activity taken as a whole, but does not include individual assets or liabilities or any combination thereof not constituting a business activity. Individual asset liabilities भाड़ में गया, मेरे को उससे पूरा कंसिडर पूरा यूनिट के बारे में बात करो. अगेन ट्रांसफर का भी वही चीज़ दिया गया है, ठीक है. देन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, हाँ यहाँ पे बोले अगर मैंने इंडिविजुअल असेट्स का वैल्यूएशन किया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर सिमिलर टैक्सेस, इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं स्लम्प सेल के लिए इनएलिजिबल हूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, ठीक है. बिकॉज इट्स ओनली अ वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी. कैपिटल गेन्स वेदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. स्लम्प सेल का जो वैल्यूएशन रहता है उसके लिए आपको देखना पड़ता है वो पर्टिकुलर यूनिट जो मेरा अभी ये मेरे एग्जाम्पल में लॉजिस्टिक्स का यूनिट मैंने एटलीस्ट अगर 36 मंथ्स के लिए चलाया होगा तो वो लॉन्ग टर्म होएगा, उससे नीचे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा. सिर्फ ये एक चीज़ ही अभी जिंदा है 23/7/2024 के बाद जो 36 के कैटेगरी में आता है, वरना तो सब 12 और 24 ही है ना बेटा. डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे क्या माना जाएगा, द नेट वर्थ ऑफ एन अंडरटेकिंग, जो आपका कॉस्ट जो आप जैसे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, फुल सेल्स माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा यहाँ पे, द नेट वर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. The net worth of the undertaking or the division, as the case may be, shall be deemed to be the cost of acquisition and the cost of improvement for the purposes of section 48 and 49. No indexation would be available even if it results in long-term capital gain. सिर्फ आपका net worth will be given to you as a cost, बाकी indexation वगैरह कुछ नहीं, nothing. Consideration क्या रहेगा आपका, consideration दो चीज़ रहेगा यहाँ पे देखो. Consideration of this particular unit जो मैंने बेचा ना, वो unit का बेचने का sale value दो चीज़ का higher रहेगा, would be the higher of FME1 being the fair market of the capital assets transfer by way of slump sale. तो मेरे को सामने वाले बायर ने मेरे को जितना भी पैसा दिया वो, या तो fair market value 2 being the fair market value of the consideration, monetary and non-monetary, received or accruing as a result of transfer of slump sale. sorry ये वाला जो है fair being a fair market value capital assets. अच्छा ये जो है मेरा जितने भी कैपिटल असेट्स है वो पर्टिकुलर यूनिट में, उसका फेयर मार्केट वैल्यू का टोटल वो निकालो, वो नंबर 1. या तो मेरे को बायर जितना भी पैसा दे रहे हैं वो, इन दोनों में से विच एवर इज हायर विल बी माय डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ. क्यों डीम्ड, क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस में नहीं ले रहे ना, वी आर टेकिंग इट एज अ डीम्ड मैनर, ये वाला. ओके, देन एक सीए का रिपोर्ट वगैरह चाहिए रहता है वो सब, ठीक है. नेट वर्थ आपको क्या दिया, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग एज रिड्यूस्ड बाय वैल्यू ऑफ सच लायबिलिटीज एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है. आपका जो भी वैल्यू ऑफ असेट्स है लेस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज योर नेट वर्थ. ओके. However, any change in the value of assets on account of revaluation of assets shall not be. कोई revaluation के आपने कोई अपना asset number A का value बढ़ा दिया और एक सामने एक reserve create कर revaluation reserve करके, तो ये revaluation value will not be included in your assets का valuation. अभी ये देखो, in case of depreciable assets रहेगा तो जो भी depreciable assets रहेगा उनका जो WDV अपीयर होगा वो ले लो. अगर कैपिटल असेट बीइंग गुडविल विच हैज़ नॉट बीन अकाउंट, मतलब अगर कोई गुडविल सेल्फ जनरेटेड असेट रहेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल असेट रहेगा या सिमिलर असेट्स रहेंगे तो उन लोग का वैल्यू नील रहेगा. अगर कैपिटल असेट विच 100% डिडक्शन इज क्लेम, अगर कोई ऐसा कैपिटल असेट है जिसका 100% डिडक्शन क्लेम हो गया इनकम टैक्स में, तो वो पर्टिकुलर चीज़ कॉस्ट तो आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स में अगर 100% क्लेम किया तो वो पर्टिकुलर असेट का जो कॉस्ट रहेगा वो आप नेटवर्थ के असेट के टोटल कैलकुलेशन में मत लेना. And for all other assets your plain book value. So this is how you acquire the assets का वैल्यू कितना रहेगा. लायबिलिटीज जो एक्चुअल में लिखा रहेगा वो लायबिलिटीज माइनस कर दो तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा, नेटवर्थ. तो नेटवर्थ जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप अपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो ऊपर ये दो पार्ट से आया हुआ, ये दो में से आया, विचेवर हायर वाले में से लेस कर दो, हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खत्म. ठीक है. अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यहाँ पे. ओके, एक प्रोप्राइटर है, इज प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेस हैविंग 2 यूनिट्स. ही ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2024 हिज यूनिट 1 बाय वे ऑफ स्लम्प सेल फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख. तो बायर कितने दे रहा है इसको, 25 लाख दे रहा है. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट्स ऑफ यूनिट 1 एज ऑन 1/4/24 इज 30 लाख. ठीक है. तो जिस दिन पे उसने डिसाइड किया स्लम्प सेल कंसिडरेशन करेगा वो, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हिज कैपिटल असेट्स कितना है, 30 लाख. तो दिस और दिस व्हिचएवर इज हायर, हाँ के ना बोलो. Yes, so 30 lakhs will be my deemed full value of consideration.
फिर यूनिट 1 वो स्टार्टेड इन ईयर 2005-6। अब 5-6 में स्टार्ट हुआ बेटा, तो ये तो 36 मंथ से बहुत ही ज़्यादा हो गया ना। तो अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा या लॉस आएगा, व्हाटएवर। द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ट्रांसफर वर 20,000। ये तो अपना प्रोफोर्मा में तो एक्सपेंसेस तो अलाउड ही है, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली कंसिडर विद द ट्रांसफर। बैलेंस शीट दिया उसको, कैपिटल दिया है, रीवैल्यूएशन रिजर्व फॉर लैंड ऑफ यूनिट 1, बैंक लोन दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिया है, फिर लैंड, मशीनरी, डेटर्स एंड अदर असेट्स दिए हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ लैंड ऑफ यूनिट 1। तो ये जो लैंड है ना, ये यूनिट 1 का जो लैंड है, हमको यूनिट 2 देखना ही नहीं है बेटा, वो तो इररिलेवेंट चीज़ है हमारे लिए। यूनिट 2 तो बिल्कुल देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ओनली कंसिडर विद यूनिट 1। तो ये जो पूरा का पूरा 3 लाख है, ये पूरा का पूरा इसके वजह से इसको इसका वैल्यू बढ़ा दिया। तो क्या ये वैल्यू कम करेंगे हम, बिकॉज रीवैल्यूएशन हैज टू बी इग्नोर्ड। यस सर, डेफिनेटली। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एन असेट इज कंसिडर इन द ट्रांसफर डीड। वेरी गुड, ये तो हमको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया, क्योंकि हम वैसे भी इंडिविजुअल असेट्स और लाइबिलिटीज को देखते ही है स्लम सेल में। ऑल वी सी इज योर यूनिट एज अ होल। Other assets of Unit 1 include patents acquired on 1/7/2022 for 50,000 for which no depreciation has been charged। तो ये जो other assets है ना बेटा, इसमें 50,000 का पेटेंट्स है। पेटेंट्स मतलब क्या हो गया आपका, पेटेंट्स मतलब आपका इंटेंजिबल असेट हो गया, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए, ठीक है। और जो भी डेप्रिशिएबल असेट्स है उसका तो हम WDV लेते हैं ना, बोलो। जो भी डेप्रिशिएबल असेट्स है उसका हम WDV लेते हैं। यहाँ पे आपका टेंजिबल इंटेंजिबल सब कुछ आ गया है। सेल्फ जनरेटर असेट्स का हम लेते ही नहीं कुछ भी, तो हमको इसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिप्रेजेंट्स WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वेरी गुड, तो मशीनरी का तो फ्लैट WDV दे दिया। तो सबसे पहले इफ यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, मेरे को बताओ स्लम सेल का वैल्यू कितना रहेगा, 30 लाख आ गया। अब 30 लाख में मेरे को इसमें से ट्रांसफर निकालना, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर निकालना पड़ेगा 28,000। अब इसमें से मैं नेटवर्थ निकालूंगा। अभी नेटवर्थ नीचे कैलकुलेट करने लग जाते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले मेरे को असेट का वैल्यू निकालो। लैंड तो 12 लाख माइनस 3 लाख, क्योंकि वो 3 लाख रीवैल्यूएशन सब गायब हो जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। मशीनरी 3 लाख सीधा बराबर WDV के हिसाब से बोल दिया, अच्छी बात है। अदर असेट्स एट इस बुक वैल्यू। डेटर्स 1 लाख आ जाएगा। अदर असेट्स, अभी इसमें से 50,000 का लफड़ा है ना, तो 3 लाख देखो, 1 लाख देखो आ गया। एंड अदर असेट्स का देखते हैं, तो पेटेंट का मेरे को 2 साल का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। पेटेंट कब खरीदा था, एक्वायर किया था, 1 एक्वायर्ड, ध्यान रखना एक्वायर्ड क्या, सेल्फ जनरेटेड नहीं है वो, ठीक है। अक्वायर्ड ऑन 1/7/2022, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड रहता है तो नील हो जाता है ना बेटा। ये देखो, इन केस ऑफ कैपिटल से बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन व्हिच हैज नॉट बीन एक्वायर्ड बाय द एसेट बाय परचेज फ्रॉम प्रीवियस ओनर, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ही बोला है। अदर असेट्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो जो बुक वैल्यू रहेगा आप उसको ही क्लेम कर लो। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे एक्वायर किया है, तो एक्विजिशन कॉस्ट कितना है 50,000 17 को। तो 17 मतलब मेरे को यहाँ पे फुल 100% डेप्रिसिएशन देना चाहिए। 100% डेप्रिसिएशन मतलब 50,000 का 25% मेरे को दे देना चाहिए डेफिनेटली। तो 50,000 का 25% ईयर 1 एंड वही WDV पे ईयर 2 के लिए भी फुल डेप्रिसिएशन दिए, तो मेरा 28,125 का बैलेंस आ गया। तो ये जो पेटेंट्स है दैट विल बी वैल्यूड एट 28,125 एंड अदर असेट्स जो है एज ऑन 31 मार्च 24, उसमें ये 1,50,000 में से 50 निकाल दो, तो ये मेरा 1 लाख आ जाता है। ओके, अभी आप इसमें से ये मत पूछना मैं 28,125 लेस करके निकालूंगा, नहीं बेटा 28,125 नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी 50,000 इंक्लूडेड है। ऊपर पेटेंट्स का करेक्ट वैल्यूएशन के लिए आपने 28,125 लाया, लेकिन एक्चुअल में अदर असेट्स में अभी भी 50,000 इंक्लूडेड है पेटेंट्स के नाम पे, तो वो तो आप नहीं रख सकते, ठीक है। ये 1 लाख हो जाएगा। टोटल असेट्स आ गया। अभी लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। बैंक लोन 70% इज फॉर यूनिट 1, तो ये 2 लाख का 70% कितना है, 1,40,000 ये आ गया। एंड सिमिलरली ट्रेड क्रेडिटर्स में से 25% इज फॉर यूनिट 1, तो 25% इज फॉर यूनिट 1, 37,500 आ गया। ये माइनस कर दो, 1250 625 आ गया। ये उठा के इधर से माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल 17,21,375। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको बिल्कुल भी यूनिट 2 तो मैं देखा ही नहीं, सिर्फ यूनिट बेचा उसके बारे में बात करो भाई, वरना और किसी चीज़ के बारे में बात ही मत करो। एंड सिंस द यूनिट इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स, कैपिटल गेन अराइजिंग वुड बी लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन बेनिफिट तो मिलता ही है स्लम सेल में, वो तो हमको पता है, ठीक है। देन दिस इज योर 50C 50CA 50D, ये सब चीज़ आप पढ़ लो, वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन है ये सब चीज़ें, ठीक है। एडवांस मनी सेक्शन 51 की बात किया, ये सब देख लो आप, इट्स वेरी सिंपल, नॉट टफ एट ऑल। ओके, नाउ एग्जाम्पशंस, ब्यूटीफुल कंसेप्ट कमिंग अहेड। एग्जाम्पशंस, अभी फाइनली कैपिटल गेन तो आपने कैलकुलेट करना सीख लिया बेटा, ठीक है। अभी एग्जाम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 54 की बात करते हैं, विच इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। किसको मिलता है, इंडिविजुअल HUF को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल HUF को मिलता है, ठीक है। अब
कंडीशंस टू बी फुलफिल क्या, देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस, घर बेचना चाहिए और घर खरीदना चाहिए. इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. ठीक है, घर जो होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए. एंड इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगर कुछ इनकम होता है तो हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए, मतलब बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए. ओके, योर कमर्शियल पर्पस बिजनेस. वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़, अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीड करता है 2 करोड़ का. ठीक है, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़, वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया शुड बी परचेस्ड. अगर कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो यू कैन परचेज वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया शुड बी परचेस्ड विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. और ओके, so within 1 year before or 2 years after the date of transfer or constructed within the period of 3 years after the date of transfer. तो any of these things अगर आप कर दोगे तो आपको exemption मिल जाएगा. ठीक है, and where the capital gain does not exceed 2 crore, where the amount of capital gain does not exceed 2 crore, the assessee individual HUF at his option he can purchase 2 residential houses in India within 1 year or 2 years और कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 3 years. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीड करता है 2 करोड़ तो आप सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस और खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर लेस देन 2 करोड़ रहेगा ना तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउसेस खरीद सकते हो और दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा. यही चीज़ बताया है. और दोनों का डिडक्शन जो आप क्लेम करना ये वंस इन अ लाइफ टाइम है. देखो, वेयर ड्यूरिंग एनी एवाई द assessee exercises this option then he shall not subsequently be entitled to exercise option for the same or any other assessment year. तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो लेस देन 2 करोड़ कैपिटल गेन रहता है और 2 घर खरीदने का ऑप्शन रहता है और दोनों का कॉस्ट ऑफ डिडक्शन ले सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एवाई के लिए assessee को मिलता है, उसके बाद नहीं. एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये देख लेना आप. ठीक है, फिर यहाँ पे बोल दिया मैक्सिमम 54 सेक्शन में आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो, 10 करोड़. 10 करोड़ से ज़्यादा आप कॉस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते हो. देखो, क्वांटम, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और हाउसेज एज द केस में बी इज मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो आपको कैपिटल गेन्स के साथ कंपेयर करना है. ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस है, इफ इट इज मोर देन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देन द एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट. लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ हाउसेज एज द केस में इज लेस देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देन लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, तो जितना आपका कॉस्ट रहेगा उतने तक ही आपको डिडक्शन मिलेगा. However, if the cost of new residential house or houses exceeds 10 crores, the amount exceeding 10 crore would not be taken into account for exemption. It means the maximum exemption that can be claimed under by the assessee under section 54 is 10 crore. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एग्जाम्पल है सिंपल. ठीक है, अभी मैं कोई एक बता देता हूँ. जैसे अभी ये 12 करोड़ का LTCG है. ओके, 14 करोड़ का नया एसेट है. ठीक है, तो 14 करोड़ का नया एसेट मतलब मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा. तो 10 करोड़ मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, तो 10 करोड़ और यहाँ पे LTCG कितना है, 12 करोड़ है. तो मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा, 10 करोड़ मिलेगा टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रॉपर्टी. यही चीज़ अगर यहाँ पे 9 करोड़ कर देता हूँ तो 9 और 10 विचेवर लोअर 9 आ जाएगा. 9 11 में से माइनस कर दो तो मतलब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 9 करोड़ मिलेगा आपको. ठीक है, यू विल गेट एन एग्जेम्पशन ऑफ 9 करोड़. ये भी आपका सेम सिमिलर ही एग्जाम्पल है. और यहाँ पे और एक चीज़ पॉइंट बताया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक इफ़ यू डू नॉट पुट योर मनी इन द न्यू इन्वेस्टमेंट देन न्यू शेयर, अगर आपको नहीं करते हो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आपको पैसा यूज़ नहीं करते हो असेट परचेज करने में नया वाला, तो आप CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसे को जमा कर दो. और अगर आप वहाँ पर जमा करते हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसको नए असेट में परचेज करने के लिए डाल दिया है, ऐसा माना जाएगा. और अगर आप असेट को 3 साल जब से आपने नया असेट खरीदा उसको विद इन 3 साल में बेच देते हो तो आपको जो डिडक्शन दिया था, ठीक है, तो जो डिडक्शन हमने आपको तभी अलाउ किया था वो हम आपको कॉस्ट से माइनस कर देंगे. मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 करोड़ है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 3 करोड़, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया ना, उसका एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट. इफ द न्यू हाउस वॉज सोल्ड आफ्टर 18 months फॉर 5 करोड़, ठीक है, 18 months मतलब 36 months से कम होता है बेटा. ठीक है, फॉर 5 करोड़, तो 5 करोड़ आएगा उसका सेल वैल्यू. अब सेल वैल्यू में से कॉस्ट निकालेगा तो कॉस्ट कितना होएगा, कॉस्ट उसका 3 करोड़ होएगा. लेकिन 3 करोड़ में से 2.05 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा. मतलब द कॉस्ट ऑफ असेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्टेड अर्लियर फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स. ठीक है, तो ये 5 करोड़ माइनस ये 95 लाख आ जाएगा, 4,05,000 विल बी टैक्सेबल.
इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेते हैं. Mr. C purchased a residential house on July 20, 2022 for rupees 10 lakhs and made some additions to the house incurring 2 lakhs in August 2022. ठीक है. He sold the house property in April 24 for 20 lakhs. बहुत बढ़िया. Out of the sale proceeds, he spent rupees 5 lakh to purchase another property in September 2024. What is the amount of capital gains in taxable hands of Mr. C? चलो देखते हैं. The house is sold before 24 months from the date of purchase. Very correct. द हाउस को 24 मंथ्स के अंदर बेचते हैं ना, 22 से लेके 24 अप्रैल. हेंस द हाउस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल. तो यहाँ पे सेल कंसिडर कितना है, घर का 20 लाख है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 10 लाख है यहाँ पे, ये वाला. ठीक है. एंड एडिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख मिल जाएगा, तो 8 लाख. अब आप मेरे को पूछोगे सर 54 में क्यों नहीं क्लेम किया. बेटा देखो 54 में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, नहीं मिलने वाला. द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 50 आर अवेलेबल ओनली LTCA. As the house is a short-term capital asset, C cannot claim under 54. Thus, the entire short-term capital gain of 8 lakh is taxable. ठीक है? Then ये देखो बेटा 54EC. ठीक है. 54EC क्या बोलते हैं, एलिजिबल एनी एसएससी. वहाँ पे ऊपर कौन था, इंडिविजुअल HUF था. यहाँ पे कोई भी आ सकता है. सेम आप कोई भी असेट ट्रांसफर बेचो, लैंड और बिल्डिंग. आप लैंड और बिल्डिंग बेचो, ठीक है, और आप क्या खरीदो, ठीक है, आप खरीदो. द अमाउंट जो रहता है, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर शुड बी इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो आपका जो कैपिटल गेन आता है बेटा, कैपिटल गेन शुड बी इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट. ठीक है. वहाँ पर जो ऊपर था, आप कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीदो, जितना कॉस्ट रहेगा उतने का आपको कैपिटल गेन से डिडक्शन मिल जाएगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर डिडक्शन चाहिए तो कैपिटल गेन्स जो आता है पूरा का पूरा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. बट वो भी आप 50 लाख तक ही कर सकते हो, नीचे लिखा हुआ है. तो कौन से बॉन्ड्स है, NHAI बॉन्ड्स है, RECL बॉन्ड्स है, IRFC है, फिर आपका PFC बॉन्ड है. ये सब बॉन्ड्स में अगर आप डाल देते हो मिनिमम फॉर 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ डाल देते हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाता है. कैपिटल गेन्स और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स विच एवर इज लोअर, जो भी आपका लोअर अमाउंट रहेगा वो मिल जाता है. ठीक है. द मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकते हो, 50 लाख डाल सकते हो. 50 लाख सब कुछ आपके एक लौते पैन नंबर के अगेंस्ट 50 लाख का ही डिडक्शन ये बॉन्ड्स में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कोई भी साल में. भले आप आज थोड़ा डालो, अगले साल थोड़ा डालो, 50 लाख मैक्सिमम. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. और ये कब डालना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेते हैं. Long term capital gain of 75 lakhs arising from transfer of building on 1/5/2024 will be exempt from tax if such capital gain is invested in bonds redeemable after 5 years issued by NHAI under section 54EC. Examine with reason whether statement is true. 75 लाख से मिलेगा क्या बेटा, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है. इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स. 75 लाख से नहीं मिलता, 50 लाख से मिलता है. फॉल्स. द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 50 lakhs. ठीक है. तो 50 लाख से रहेगा तो मिल सकता है. तो इफ़ यू रीड अ कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ 54 एंड 54EC, अगर कोई बंदा इंडिविजुअल होगा, अगर उसने घर बेचा, ठीक है, और दूसरा घर खरीदा, तो एक तो 54 में ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है. ठीक है. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो. और अगर वो कोई भी घर बेचता है, ठीक है, और अगर वो NHAI बॉन्ड्स में डालता है 50 लाख, तो उसका भी डिडक्शन ले सकता है. तो इसलिए बोलते हैं एग्जम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, वो एक तो 54 में भी ले सकता है, 54EC में भी ले सकता है. ठीक है. बीइंग लैंड और बिल्डिंग ऑन बोथ. यहाँ पर ऊपर जो लिखा था 54 में क्या लिखा था बेटा, 54 में ये देखो यहाँ पे लिखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल और बिल्डिंग ऑन लैंड, एंड वो जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. ठीक है. वो मैंने 54EC में भी वही लिखा है, जहाँ पे वो बोलता है कि लैंड और बिल्डिंग और बोथ होना चाहिए, एंड इट शुड बी, ऐसे के अंदर लिखा है क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स हो जाते हैं. तो अगर मोर देन 24 मंथ्स हो जाते हैं तो ये भी आपका LTCA ही हो जाता है. ओके. तो दोनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है. ओके. देखो यहाँ पे 50 लाख तक का लिमिट दिया, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ है. ठीक है. मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मैक्सिमम 10 करोड़ तक रह सकता है मैक्सिमम. ठीक है. उससे ज़्यादा 54 में आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो. ओके.
देन अगर कोई इंडिविजुअल रहेगा, उसको अगर कोई घर बेचता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 54 अप टू 10 crores एज वेल एज सेक्शन 20 और EC अप टू 50 lakhs. He can take the benefit and he can reduce his capital gains taxation. ओके, वही चीज़ यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, प्रोपोर्शनेट वगैरह सब, जैसे 54F में वगैरह है. ओके, देन नेक्स्ट वी कम ऑन टू most important part of capital gain, which is your 111A, 112A and your 112. ठीक है, 111A की बात करते हैं. Yes students, चलो सेक्शन 111A के बारे में बात करते हैं. Applicable rate. This section provides for a concessional rate of tax on short term capital gains on transfer of equity share in a company, units of a business trust or unit of an equity oriented fund. ठीक है, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन असेट्स. तो अगर कोई ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर कंसेशन रेट लगता है. अगर डेट ऑफ ट्रांसफर इज बिफोर 23/7/2024 तो 15%. अगर आफ्टर रहेगा ऑन और आफ्टर 23/7/2024 तो 20% होता है. तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है? सबसे पहले द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर और यूनिट शुड बी एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 1/10/2024 बीइंग द डेट. ठीक है, and the said such transaction should be chargeable to STT under the said chapter. तो बेसिक कंडीशन क्या है कि STT चार्ज होना चाहिए. अगर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में STT चार्ज है तो इधर आ जाएगा. हाउएवर यहाँ पे बोलते हैं कि IFSC सेंटर में अगर कोई ऐसा है जिधर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे STT नहीं लगता है, तो भी अगर वो IFSC सेंटर के थ्रू हो रहा है तो उसको यहाँ पे 15 और 20 का बेनिफिट मिल जाएगा. ये लिखा है यहाँ पे. अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया था, रेसिडेंट्स को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है. हाउएवर द बेनिफिट ऑफ अवेलिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट. ठीक है, रेसिडेंट्स को मिलता है ये पर्टिकुलर क्लॉज, और जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा वो आपके STCG के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है. चैप्टर 6 का डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता बिकॉज दिस इज अ स्पेशल इनकम टैक्स सेक्शन. देन आपका आता है 112 जो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करता है, जो बोलते हैं कि कंसेशनल रेट विद द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, टैक्स इज पेबल बाय द एसएससी एट स्पेशल रेट्स ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. द ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी आर एज फॉलोज. तो वेयर द ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23/7, अगर बिफोर 23/7/2024 के पहले ट्रांसफर सेल हो रहा है इसके पहले, तो अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी से शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी होगा तो नॉन कॉर्पोरेट मतलब नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी के लिए वो कैसे टैक्सेबल होएगा? 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन. 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का मिल जाएगा रेट ऑफ टैक्स. और अदर्स एसएससी इनको छोड़ के अगर ये सब में एंटर करते हैं तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट. लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन अ यूनिट और अ जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स जैसे, एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन 112A वाले. ठीक है, तो उसको बोलिए 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी. वेरी गुड. एंड अदर एसेट्स अदर देन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, 112A को छोड़ के जो भी टैक्सेबल रहेगा वो 20% विद इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट, 20% विद इंडेक्सेशन. एंड ट्रांसफर अगर 23/7 के बाद होता है तो ये जो ग्रुपिंग है ये चेंज हो जाती है. अगर आपका लैंड और बिल्डिंग इज अक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024, ठीक है, ट्रांसफर बाद में हो रहा है लेकिन लैंड और बिल्डिंग पहले खरीदा था, तो इन दैट केस इंडिविजुअल एचयूएफ को एक पर्टिकुलर एग्जेम्पशन दिया कि आपको 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन विच इज मोर बेनिफिशियल. अदर एसएससीज को वो नहीं बोला, अदर एसएससीज को 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन बोल दिया सीधा. और लैंड और बिल्डिंग भी बाद में ही खरीदा और बेचा भी बाद में, या फिर अदर एसेट्स अदर देन 112A वाले रहेंगे तो उनके लिए बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन. इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स एलटीसीजी और ट्रांसफर ऑफ ये वाला अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स would be taxable at 12.5% without indexation and foreign currency fluctuations. तो ये बोल दिया कि 12.5 हो जाएगा, पहले किधर कितना था भाई 10 and 20 था, तो उसके बीच में आके 12.5 कर दिया. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, अगर बिफोर रहेगा तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट में देखना है, आफ्टर रहेगा तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट में देखना है. तो बेसिक चेंज क्या आपका 20 हैज बिकम 12.5 इन मेनी केसेस. ठीक है, points to remember: individual HUF, if the total income is below basic exemption limit, the unadjusted basic exemption can be reduced from long term capital gains. तो सेक्शन 112 में भी आपको unexhausted basic exemption limit का बेनिफिट मिल जाएगा. डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे बोल दिया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, जो ये वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो, ये डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स
द रिजल्ट इन कैपिटल गेन्स विल बी कंसिडर्ड आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेस्ड ऑन दैट होल्डिंग पीरियड। तो अगर समझो मैंने ट्रांसफर बिफोर 27 किया तो यहाँ पर अगर देखना चाहे तो यहाँ पे मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का फायदा होता है। मेरे से अगर आप नीचे आ जाओ अभी यहाँ पे अदर असेट्स में आ जाओ तो इंडेक्सेशन तो है ही नहीं, तो इंडेक्सेशन है ही नहीं, तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्लासीफाई करके क्या ही करने वाले। इसलिए बोल दिया कि अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज रहेंगे, मतलब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स रहेंगे वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, अगर वो लोग इफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड आफ्टर 23/7/24 द रिजल्टिंग कैपिटल गेन्स विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की बात की, ठीक है। वही तो था ना पहला पॉइंट में भी, तो यहाँ पे था अनलिस्टेड वाले ही तो थे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, short regardless of holding period, indexation benefit in any case is not available for bonds or debentures even if transferred before 23/7, ठीक है। अनलिस्टेड वाले की बात की है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट तो वैसे भी उनको नहीं मिलता था ना, 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% whichever is more beneficial, और यहाँ पे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो है उधर तो वैसे भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता था, ठीक है। तो वो बता दिया, इसलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग डज नॉट मैटर बिकॉज एनी इश्यूज वो शॉर्ट टर्म ही बनने वाले हैं अनलिस्टेड के केस में। नॉन लिस्टेड ने फॉरेन कंपनीज को बोल दिया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी अक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी विल बी टैक्स्ड एज फॉलोज 20% without indexation but with foreign currency fluctuation if the transfer takes place on or after 23/7 और 12.5% if the transfer takes place on or after 23/7, ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन बट विद फॉरेन। तो 20% आप ले लो विदाउट इंडेक्सेशन और 12.5%, ठीक है, तुमको जो जैसा ठीक लगे वो आप कर दो, ठीक है। अगर बिफोर रहेगा तो 23/7 के बिफोर रहेगा तो 20% ले लो और 12.5 द ट्रांसफर इज ऑन और आफ्टर 23/7, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज को बोले। चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं मिलेगा, तो दिस इज योर बेसिक रेट। तो लैंड और बिल्डिंग के लिए 12.5 दे दिया, अदर असेट्स के लिए 12.5 ही है, यहाँ पे भी 12.5 बोल दिया। अभी तो मेनली तो यहाँ पे यही सब आने वाले, ठीक है। दीज थिंग्स आर ऑलमोस्ट गॉन, दे आर डिफंक्ट प्रोविजंस बिकॉज ट्रांसफर तो अभी आगे जाके बाद में इस ये डेट के आगे ही होने वाले ट्रांसफर, जो भी इसके आगे होंगे फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स ओनली दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज रेलेवेंट फॉर देम। Then we come to 112A, which is your transfer of equity share in the company, unit of business trust or unit of equity or fund, which is more than मतलब लॉन्ग टर्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में क्लासीफाई हो जाता है। तो इन दैट केस वो यहाँ पे आ जाता है 112A में, और 112A में आ गया तो एनीथिंग एक्सीडिंग 1,25,000 पहले वो ऑन मतलब बिफोर 23/7/24 इट वॉज 10%, फिर 23/7 के बाद से उसको बोल दिया 12.5%, एंड टोटल एग्जाम्पशन कितना आएगा, मैक्सिमम 1,25,000 ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि आपका एसटीडी पेड होना चाहिए। एसटीडी अगर वो इक्विटी शेयर की बात करें तो एसटीडी आपका एक्विजिशन में भी होना चाहिए और सेल पर भी होना चाहिए। अगर वो यूनिट ऑफ इक्विटी फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की बात करें तो एसटीडी सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसफर सेल के टाइम पे अप्लाई होना चाहिए, वरना तो फिर आपको मिल जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। तो आईएफएससी का वही पॉइंट फिर से बोल दिया कि एसटीडी नहीं भी रहेगा तो आईएफएससी में रहेगा तो भी हम उसको 112A का डिडक्शन दे देंगे। अनएडजस्टेड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलेगा। चैप्टर 6 से नहीं मिलने वाला है, और रीबेट भी 87A का रीबेट जो रहता है वो भी नहीं मिलने वाला है अंडर सेक्शन 112A, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये आपका सब क्वेश्चंस है विच आर ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब, ठीक है। नाउ वी कम टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले मिस्टर ए की बात करते हैं, 1 विल टेक एट अ टाइम, ओके। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी को छोड़ के उसका टोटल इनकम कितना है 2,40,000, उसका स्टेटस क्या है नॉन रेसिडेंट है, एंड एज कितना है 45 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अज्यूम ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23/7/2024, ठीक है, बहुत बढ़िया, ट्रांसफर पहले हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स चेंज होएगा। इफ मिस्टर ए बी सी एंड डी पे अंडर डिफॉल्ट टैक्स, तो अगर न्यू रेजिम में जाता है तो इसका क्या होएगा। सिमिलरली ये भी नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर बी 62 ईयर्स का है, 3,10,000 का उसका टोटल इनकम है अदर देन लॉन्ग टर्म को छोड़ के। लॉन्ग टर्म उसका क्या है 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एसटीडी पेड ऑन सेल एंड परचेज। यहाँ पे 85,000 फ्रॉम सेल ऑफ वेकेंट साइट। मिस्टर सी जो है रेसिडेंट है और वो एज कितना है 81 ईयर्स का है, इसका 5,90,000 और 60,000 फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। बोलो ये आएगा क्या, ये तो हमको स्लेट देख के पता चलता है एग्जाम होएगा, ठीक है। मिस्टर डी जो है 82 ईयर्स का है, नॉन रेसिडेंट है, 4,80,000 है और उसका अदर इनकम कैपिटल गेन का कुछ नहीं है। चलो ठीक है, न्यू रेजिम में बात करें सबसे पहले मिस्टर ए का।
तो रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है, एप्लीकेबल बेसिक एग्जाम्पशन कितना होगा बेटा, न्यू रेजिम में कितना है 0 to 3 लाख नो टैक्स है ना, अभी तो बजट आया था 2 दिन पहले तो उसमें यही बताया, तो ये बढ़ के हो गया ना, अभी 4 लाख हो गया, अभी फिलहाल 3 लाख है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एप्लीकेबल बेसिक एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा यहाँ पे, ओके 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख असेट सोल्ड क्या है, वेकेंट साइट है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 85,000, ये अभी कौन से सेक्शन में आएगा, अदर असेट्स में आएगा, क्योंकि ट्रांसफर कब हुआ है उसका, ट्रांसफर बिफोर 23/7 हुआ, ट्रांसफर अगर बिफोर 23/7 हुआ है बेटा, ये वाला यहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बिफोर 23/7 हुआ है, तो बिफोर 27 में क्या हो, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, अनलिस्टेड ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो अदर असेट्स है, अदर असेट्स मतलब 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आते, ठीक है 20% अंडर सेक्शन 112। अभी यहाँ पे इंडेक्सेशन वगैरह का डिटेल्स नहीं दिया, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। हम लोग यहाँ पे से दे दिया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही दे दिया, तो इंडेक्सेशन वगैरह तो लिया रहेगा, तो रेट कितना आएगा 20% आएगा उसका। तो अदर इनकम कितना है 2,40,000, तो अभी 3 लाख में से 2,40,000 का है। ऑन LTC ऑन अदर इनकम क्या रहेगा उसका, नील टैक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि वो 2,40,000 इज लेस देन 3 लाख। बट जो 112 में है, जो 112 में, क्या आप 112 को स्पेशल रेट बोलते हो, तो अगर स्पेशल रेट बोल रहे हो क्या उसके अगेंस्ट आप बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते हो। क्यों, यहाँ पे देखो लिखा है, ये देखो 112 में आपका लिखा है कि इधर भी बेसिक एग्जम्पशन को आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन ले सकते हो, लिखा है ऐसा, बिल्कुल नहीं लिखा है, ठीक है। ये सब चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं ले सकते हो बोलते हैं, बेसिक एग्जम्पशन का मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो लिखते थे, अगर मिलता था तो लिखते थे, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 17,000 85,000 का 20% सीधा टैक्स जो आएगा, उसके बाद सेस ऐड कर दो, 17,680 उनका लायबिलिटी बन गया। नाउ नेक्स्ट पर्सन जो है मिस्टर बी, ही इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट, एज 62 ईयर्स। अभी ये 62 ईयर्स के नॉन रेसिडेंट है, तो अगर ये रेसिडेंट होते हैं तो इनको डेफिनेटली हायर लिमिट मिल जाता है, ठीक है। 3 लाख जो नॉर्मली मिलता है वही मिलता था, लेकिन अभी ये नॉन रेसिडेंट है तो वैसे भी उनको 3 लाख तक का तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 से लेके 7 हो गया ना डायरेक्टली, अप टू 7 लाख नो टैक्स है तो 3 लाख आ गया। अभी इसने लिस्टेड शेयर्स भेजा, ये जो लिस्टेड शेयर्स है तो 1,25,000 तक पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है ना बेटा, ये तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। उसका अदर इनकम कितना है 3,10,000 है, तो 3,10,000 और 3 लाख है, तो यहाँ पे उसका 3 लाख से लेके आगे तक आप देखोगे तो जो रेट आएगा उसके सबसे 500 रुपये आता है, ठीक है। 10,000 पे उसका एप्लीकेबल रेट होएगा, ठीक है, 10,000 पे 5% बेसिकली, तो 500 आ गया, 500 पे 4% ऐड कर दो, इनका लायबिलिटी 520 होगा। यहाँ पे क्यों इनको 3 नॉन रेसिडेंट होके भी 3 लाख मिला, क्योंकि वो तो बेसिक है, 3 लाख तो वैसे भी मिलता ही है। नेक्स्ट मिस्टर सी, एज 81, ही इज अ रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट है क्या, यहाँ पे 5 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन का 5 लाख, सीनियर सिटीजन का 3 लाख, वो सब ओल्ड रेजिम है बेटा, ओल्ड रेजिम है। न्यू रेजिम में ऐसा कुछ नहीं, न्यू रेजिम में सबको 3 लाख की लिमिट है बेसिक, तो इधर भी BL 3 लाख है, और इसने तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है भाई, तो ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि कैपिटल असेट ही नहीं है आपका 60,000 का। अदर इनकम कितना है 5,90,000, अभी 5,90,000 में से ये निकाल दो, तो ये निकाल दोगे तो आपको कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा 2,90,000 मिलेगा, तो उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर दो, ठीक है, तो वो आपको आ जाएगा 14,500, ठीक है। तो 14,500 आ गया, और वो आपका ये अभी देखो ये 5,90,000, ये कौन है, ये रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट है तो इनको रिबेट मिलता है 87 में, अप टू 7 लाख नो इनकम ना, नो टैक्स, ये तो ऐसे भी एग्जाम्प्ट हो गया। अब 5,90,000 इज लेस देन 7 लाख ना बेटा रेसिडेंट के लिए, तो इनके लिए तो कोई भी टैक्स नहीं है, अप टू 7 लाख नो टैक्स, तो ये जो भी टैक्स है पूरा का पूरा माफ़ हो गया, नील हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट वाले बंदे जो 82 नॉन रेसिडेंट है 3 लाख, ठीक है, तो अब 3 लाख है, इनके पास कुछ कैपिटल गेन का नहीं है, तो इनका अदर इनकम कितना है 4,80,000, तो 4,80,000 माइनस 3 लाख, जो उसका बैलेंस 1,80,000 था, उस पर 5% आ जाता है 9,000, ठीक है। अब 9,000 पे तो डेफिनेट इनको 7 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट। जो आपका रीबेट है, रीबेट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलता है, अदर देन रेसिडेंट्स और किसी को नहीं मिलता है। ये दोनों केस में यहाँ पे दोनों नॉन रेसिडेंट है, इसलिए उनको रीबेट नहीं मिला है। यहाँ पर भी नॉन रेसिडेंट है, नो रीबेट, लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट है तो रीबेट दिया है, ठीक है। ये 9,360 हो जाता है। अभी ध्यान दो, since Mr. C is a resident whose total income does not exceed 7 lakh, he is eligible to rebate of 25,000 actual tax whichever is lower under section 87A। बहुत बढ़िया, ओके। अभी यहाँ पे बोल दिया कि एक अगर वो ओल्ड रेजिम में जाते हैं तो क्या होने वाला है उनका, तो ओल्ड रेजिम में अगर जाते हैं वो लोग तो क्या होने वाला है देखते हैं अभी, ठीक है।
ओल्ड रेजिम में जाते हो तो मिस्टर ए को जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो 2,50,000 से चालू होता है, तो ये नॉन रेसिडेंट है, अभी इसने वेकेंट साइट बेचा है, ये 85,000 ये तो सेम ही रहने वाला है बेटा, ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि वो सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन चेंज हुआ है। एंड अदर इनकम कितना है 2,40,000 है, तो वो वैसे भी सेम ही रहेगा 70,680 रहेगा, बिकॉज 85,000 फ्लैट चार्ज हो गया एंड 2,40,000 इज लेस देन 2,50,000, तो यहाँ पे भी कुछ टैक्स नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 2,40,000 वाज लेस देन 3,00,000 रुपीज़, नथिंग डिफरेंट। अब ये भी नॉन रेसिडेंट है, इनको 2,50,000 मिल गया। LTCG तो फुली एग्जेम्प्टेड 1,25,000 तक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओल्ड रेजिम में भी ठीक है। अब ये 1,25,000 होना चाहिए, 1,00,000 होना चाहिए, ये एक हो सकता है, चेक करना पड़ेगा ठीक है। तो अभी 1,25,000 ले लेते हैं, तो लेस देन 1,25,000 तो नो टैक्स। अब 3,10,000 है एंड 2,50,000 है, तो 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक जो अमाउंट आता है ठीक है, 2,50,000 से लेके 3,10,000 तक, तो वो जो एक्सेस है 60,000 पे, तो 60,000 पे 5% ले लो ठीक है, तो 3,000 आ जाता है। 3,000 पे सेस मार दो और ऐड कर दो, क्योंकि ये जो है ये नॉन रेसिडेंट है ठीक है, नॉन रेसिडेंट है। अब बात करते हैं रेसिडेंट अंडर ओल्ड रेजिम एंड एज 81, सुपर सीनियर सिटीजन, इनको कितना मिलता है बेसिक एग्जम्पशन? 5,00,000 मिलता है। अगर यहाँ पे ये बंदा मिस्टर बी या मिसेस बी जो भी ये रेसिडेंट होता बेटा, तो इनको कितना मिलता? 3,00,000 मिल जाता था इंस्टेड ऑफ 2,50,000। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओल्ड टैक्स रेजिम में इट वाज 2,50,000 एंड सीनियर के लिए 3,00,000 एंड सुपर सीनियर के लिए 5,00,000। न्यू रेजिम में फॉर एवरी पर्सन इट वाज 3,00,000 एंड नो टैक्स अप टू 7,00,000 रुपीज ठीक है, एंड वो भी 7,00,000 किसको? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को, इसलिए यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन आया। एंड सिमिलरली यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन आएगा। तो ये हो गया आपका 3,10,000 पे। फिर रेसिडेंट है 5,00,000 है, तो 5,00,000 है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगेन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो ये 5,90,000 है। तो ये 5,00,000 और 5,90,000, तो 90,000 पे कितना आएगा बेटा? 90,000 पे 20% आएगा, बिकॉज 5,00,000 टू 10,00,000 तक इट वॉज 20%। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए बेटा, बिकॉज दैट इज वाई इन द स्टार्ट ऑल्सो आई टोल्ड कैपिटल गेन में याद रखना ज़्यादा है, एप्लीकेशन वाइज इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर मोर। तो 20% आ जाएगा ऑफ 90,000 से 18,000, तो यहाँ पे आ गया आपको 18 + 4%, 18,720 आ गया ठीक है। एंड लास्ट आपको दिया मिस्टर डी हुज अ नॉन रेसिडेंट एंड एज्ड 82 ईयर्स, तो यहाँ पे इनको तो नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ पे 2,50,000 मिलने वाला है, नो इनकम 4,80,000, तो 4,80,000 माइनस 2,50,000 पे 5% मार दो, उसको आप ऐड कर दो 11,960। यही ऊपर उनको 9,360 मिला था बिकॉज ऑफ 3,00,000 का एक्स्ट्रा लिमिट मिला था, 50,000 का एक्स्ट्रा लिमिट मिला था ओके। सिंस मिसेस बी एंड डी आर नॉन रेसिडेंट्स दे कैनॉट claim higher exemption of 3,00,000 and 5,00,000 over the persons of over 60 years and 80 years respectively. Also, they along with Mr. A being non-residents are not eligible for rebate under section 87A even though their total income does not exceed 5,00,000 rupees. तो रीबेट भी उनको कुछ मिलने वाला है 5,00,000 तक का, तो नो इनकम टैक्स है बराबर। अभी ओल्ड रेजिम में 5,00,000 तक था ना, 12,500 और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर। फिर न्यू रेजिम में उसको 7,00,000 किया था, निर्मला सीतारमन जी ने आके बोला था कि हम 7,00,000 दे रहे हैं न्यू रेजिम में, तभी जाके ये पूरा झमेला चालू हुआ था ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू आर enjoying this particular lecture and gaining out of it ठीक है, क्योंकि मैं ये लेक्चर पूरा चालू कर रहा हूँ, 6 लेक्चर्स मेरे अभी हो गए, 6 लेक्चर्स। आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू सी इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड करके आप फिर आगे जाओ। आपको एग्जामिनेशन में क्या कोई भी एरिया में आपको सीए में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आप नॉलेज वाइज कंसेप्चुअल वाइज आप क्लियर हो ठीक है। जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा तभी इसका कोई मतलब होने वाला है बेटा, नहीं तो नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स ठीक है। सो वी हैव कवर्ड 13 क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल गेन प्लस फ्रॉम द मॉड्यूल, एंड मैंने आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ समझाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स एवरीवन इन योर कॉन्टैक्ट, and please hit the subscribe button. It is completely free for you, completely free, no cost, zero cost है। आपको सिर्फ वो सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। फ्री, completely free है सब्सक्राइब बटन, so please hit the subscribe button now, okay? And I thank you all for watching this lecture beta, okay? God bless you.